अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो टॉप राइट में आपको लिंक मिल जाएगा। शाओडे के फोन कॉल सुनने के बाद वूचैन ने फिलहाल शावी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन कल उसे शंघाई जाना ही पड़ेगा। बैठा हुआ काम करते वक्त वो सोचने लगा, कोई अमीर आदमी शावी के पीछे पड़ा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उसके दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटीज आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सही लग रही थी वह ये थी, लिन शेंगजोंग के पीछे कोई ताकत है और वो है शिंग फैमिली। लगता है उनका बैकग्राउंड बिल्कुल आम नहीं है। कल शंघाई जाके इस मामले को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। अगले दिन शंघाई में शाओडे की कंपनी के डॉर्मेट्री में वूचैन सीधा शावी के रूम में घुस गया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने छेड़ते हुए पूछा, तो मेरी लेडी ने सब कुछ पैकिंग कर ली, लिंगजॉन से मिलने के लिए रेडी हो? वूचैन की बात सुनकर शावी थोड़ी हिचकिचा गई। मैं कल रात मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इतना बोलते उसकी आवाज भर आई, थोड़ी नाराजगी और उदासी के साथ बोली, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन तुम, अगर उस दिन सब कुछ हो गया होता तो आज इतनी परेशानी ही नहीं होती। मैं बस अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ और एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या ये इतना मुश्किल है? यह कहकर उसने हिम्मत जोड़ते हुए अपना कोट उतार दिया और पक्के इरादे से बोली, बॉस प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि ऑथर ने हमें इस हिस्से में नजारे देखने का मौका नहीं दिया। वूचैन उसके पास आया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शावी क्या अच्छी एक्टिंग करने के लिए जरूरी है कि तुम मेरी ही औरत बनो? चाहे तुम लिंगजोंग के साथ जाओ या उस थर्ड यंग मास्टर के साथ, क्या वो तुम्हें एक्टिंग नहीं करने देंगे? शावी ने गुस्से और शर्म के बीच जवाब दिया, वो लोग चेयरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, आप उनसे 100 गुना ज्यादा हैंडसम हैं। और जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपको एडमायर करती हूँ। पिंक शू में जो आपने टीवी पर किया था उसके बाद तो मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगी, इसलिए अगर बात आपकी हो तो मैं तैयार हूँ। वूचैन उसके एक्सप्रेशन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। एडमायर करना अलग बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शावी ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे पास एक्टिंग का टैलेंट है, बस मुझे दूसरों से 5 या 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं जरूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लूंगी। चेयरमैन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सबसे पहले मुझे अपनी रोजी रोटी और करियर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद ही मैं प्यार के बारे में सोच सकती हूँ। वूचैन ने पूछा, अच्छा अगर तुम मेरे साथ आ गई तो शाओडे के काम का क्या प्लान है? शावी ने तुरंत जवाब दिया, अगर छोटा सा गोल बोलूं तो सबसे पहले मैं सुपरस्टार टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही वूचैन की आंखें बदल गई, वो हैरान रह गया। टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना सिर्फ एक छोटा सा गोल है? आखिर टाओ मैनिंग देश की सबसे बड़ी ट्रैफिक सुपरस्टार्स में से एक थी। वूचैन ने दोबारा शावी को गौर से देखा, उसे लगा जैसे उसके अंदर फ्यूचर की एक बड़ी सुपरस्टार की झलक दिख रही हो। फिर उसने मनी मन सोचा, लगता है चार्मिंग लड़कियों के सामने मेरी रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अभी मैं इसे कोई नई आइडेंटिटी नहीं दे सकता। कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और नई मूवी खराब कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छे इंसान वाले अंदाज में ब्रदर वू ने शावी का कोट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, शावी अगर तुम वाकई अपने सपने के लिए मेहनत करना चाहती हो तो नई मूवी रिलीज होने के बाद मैं तुमसे अपना वादा जरूर पूरा कराऊंगा। ये सुनकर शावी बहुत खुश हो गई। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, सच में? वूचैन ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, जल्दी से कपड़े पहन लो, चलो लिंगजोंग से मिलने चलते हैं। तभी शावी को एहसास हुआ कि वो अभी भी सिर्फ अपनी 2 पीस बिकनी में खड़ी बात कर रही थी। वो शर्मा गई, पर कपड़े पहनने से पहले वो भागकर वूचैन के पास आई और उसे प्यार से गले लगाकर बोली, चेयरमैन अगर दूसरों के सामने अगर मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी है तो वो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। इसलिए शावी ने खुद ही वूचैन की गर्दन पर एक हिकी बना दिया। वूचैन ने मनी मन सोचा, ये लड़की कितनी तेज और चालाक है, अब मैं मना भी कैसे करूं? उसने भी शावी को अपनी भाव में ले लिया। कुछ देर बाद दोनों आराम से चलकर ओल्ड मैन लिन के सामने पहुंच गए। दोनों को इतना क्लोज देखकर और उनके गले पर निशान देखते ही रूम में मौजूद हर इंसान सन रह गया। सब बिल्कुल शॉक में थे। आखिर ओल्ड मैन लिन ने चुप्पी तोड़ी, मिस शाओ क्या आप वाकई मिस्टर वू की वुमन हैं? उधर गुई रूबो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो मनी मन घबरा कर सोच रहा था, ओ नो, कल तो मैं लगभग अपनी होने वाली भाभी को ही बेचने वाला था। शांत रहे गुई रूबो, नॉर्मल बिहेव कर, शायद ब्रदर वो को कुछ पता नहीं होगा। वूचैन आराम से सोफा पर बैठ गया। उसने आवाज लगाई, शाओडे इधर आओ। उसने अपना बायां हाथ शाओडे के कंधे पर रखा और दायां हाथ शावी के कंधे पर, फिर लिनजॉन की तरफ देखकर बोला, लिनजॉन सीधी बात करता हूँ, ये कंपनी इन दोनों लड़कियों के लिए बनाई गई है। मूवी बनाना भी सिर्फ इन्हें खुश रखने के लिए है। इतनी सी बात भी तुम समझ नहीं पाए और अपने पीछे कौन खड़ा है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। वूचैन की बात सीधा निशाने पर लगी। ओल्ड मैन लिन ने हैरान होकर बोला, पीछे? किसके पीछे मिस्टर? वो आप क्या कहना चाहते हैं? वूचैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो, तुम लोग जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। लिनजॉन आप निकल जाओ, दरवाजा राइट साइड पर है, तुम्हें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन लिन गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसके पास चुपचाप वहां से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रूम में मौजूद सब लोग शॉक में वूचैन को देख रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या मिस्टर लिन शियांग फैमिली से हैं? तभी वूचैन ने सच बताया, लिंगजोंग सिर्फ शिया फैमिली का एक मोहरा है। हम पहले भी उनके कुछ मोहरों से निपट चुके हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले शी ब्रदर्स।
अब सबकी बातें एकदम क्लियर होने लगी। शाओडे हैरानी से बोली, शी ब्रदर, मिस्टर वो मतलब शिया फैमिली बदला ले रही है। अब मामला और भी सीरियस हो चुका था। वूचैन ने समझाया, शी ब्रदर्स का बैकर पहले वाला चेयरमैन था, लेकिन उसके पीछे भी शिया फैमिली ही थी। पर शंघाई रियल एस्टेट सिर्फ शंघाई में ही काम करती थी, उनका स्केल बहुत छोटा था, उनके लिए इन्वेस्ट करने लायक नहीं था। लेकिन इस बार शिया फैमिली का असली टारगेट शावी है, क्योंकि हमारी फिल्म कंपनी उनके सबसे बड़े बिजनेस के लिए खतरा बन चुकी है। एक्चुअली हिजोंग मीडिया की रिसोर्सेज भी शिया फैमिली ही देती है। इंटरनेट पर जो पॉपुलर शो चल रहे हैं उनमें भी उनका ही पैसा लगा हुआ है। अगर लुई फैमिली पॉलिसी रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है, तो शिया फैमिली फिल्म रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है। टाओ मैनिंग इतने सालों से सिर्फ कमर्शियल करती रही, सिर्फ एक ही मूवी की थी, क्योंकि ब्रदरली हमेशा मस्ती में रहते थे, इसलिए वो शिया फैमिली के लिए कभी थ्रेट नहीं बनी। लेकिन अब टाओ मैनिंग और शावी एक साथ नई मूवी करने वाले हैं, और एन मैंगलैन के इंटरफियर करने की वजह से हिजोंग मीडिया और शिया फैमिली दोनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब तो सीधा कई कंपनीज के बीच जंग शुरू हो गई थी। शाओडे बोली, तो वो मुझे टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए फिल्म बनाना और मुश्किल हो जाए। सच में ये लोग हर तरीका ट्राई कर रहे हैं। शावी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पिछली बार लुई फैमिली प्रॉब्लम बन गई थी और अब शिया फैमिली, क्या मुझे कभी चैन से जीने नहीं मिलेगा? वूचैन आराम से कुर्सी पर टिक गया और मुस्कुरा कर बोला, इसी वजह से तो मजा आता है, जो तूफान आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, आने दो। फिर सीन चेंज हुआ। पिंगो घबराया और बोला, अब क्या करें, हॉट सर्च देख लीजिए, टॉप 10 में से 7 टॉपिक्स हमारे बारे में और हेडलाइंस भी कितनी बकवास है। मिस्टर वो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंटरनेट वाले बहुत ही रूथलेस हैं। शाओडे गुस्से में बोली, ये लोग कितने घटिया बातें लिख रहे हैं, शी फैमिली से भी ज्यादा बेशरम है। वूचैन ने मुस्कुराकर शावी से पूछा, डर लग रहा है? शावी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वूचैन मुस्कुराए, गुड, अभी जितना बड़ा तूफान होगा बाद में उतना ही बड़ा पलटवार होगा। ये कहकर वूचैन ने अपना फोन निकाला और चिंगी को कॉल लगाया। आज इंटरनेट पर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में बहुत बातें चल रही हैं। थर्ड यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम आज मुझसे मिल सकती हो? उधर चिंगी लॉलीपॉप का एक कश लेते हुए बोली, तुमने जो 2 कंडीशंस प्रॉमिस की थी अभी तक उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई और फिर भी मुझसे मदद मांग रहे हो। वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसने कहा मेरे पास नहीं है? थर्ड यंग मास्टर की सारी फोटोज आज ही इंटरनेट से गायब हो जाएंगी और डोंग फैमिली का मैटर भी लगभग सेटल हो चुका है। बस थर्ड यंग मिस्ट्रेस को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, उसके बाद लुई ग्रुप के 30% प्रॉफिट आसानी से तुम्हारे हाथ में होंगे। ये ऑफर काफी टेम्पटिंग था। चिंगी बोली, मिस्टर वो, अगर ऐसा है तो मेरे छोटे भाई का मैटर तुम्हारे हवाले। कॉल खत्म होते ही वूचैन ने पेंगी की तरफ देखा, मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में भेज दूंगा, सब कुछ बहुत ध्यान से करना। आज हम हॉट सर्च में नंबर 7 पर है ना, कल मैं चाहता हूँ पूरी हॉट सर्च सिर्फ हमारी हो। सीधा ट्रेंड डोमिनेट करना था, पेंगी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ठीक है बस देखते जाइए, मैं कब से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही इंटरनेट पर नई खबर फैल गई। एक नेटिजन बोला, अरे कल वाली हॉट सर्च देखी तुमने? दूसरा बोला, हाँ लेकिन आज तो पूरा मामला उल्टा हो गया। पहला बोला, और सुना, जिस आदमी का नाम आ रहा था उसने खुद सब रूमर्स डिनाई कर दिया। सच में पूरा गेम पलट चुका था। स्कूल के स्टूडेंट भी इस ड्रामा को बड़े ध्यान से फॉलो कर रहे थे। ब्लैक कपड़े वाला लड़का बोला, भाई पिछले 2 दिन से चल रहा है, ये जबरदस्त गॉसिप फॉलो कर रहा है क्या? येलो कपड़े वाला लड़का बोला, मुझे गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो विक्टिम वाली शॉर्ट ड्रामा रिलीज हुई है वो बहुत ही मस्त है। इस वक्त वूचैन के घर पे पेंगी भागते हुए एक्साइटमेंट में आया, ब्रदर वो आप तो कमाल हो, आपका प्लान परफेक्टली सक्सेसफुल हो गया। आज सबसे ज्यादा सर्च होने वाले सारे टॉपिक्स हमारे कंट्रोल में हैं। सब लोग खुशी से झूम उठे, जीत का माहौल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गुइरुबो एक चार्ट लेकर आया और बोला, सब लोग ये देखो, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी शॉर्ट ड्रामा की व्यूअरशिप रॉकेट की तरह बढ़ रही है। शाओडे शॉक होकर बोली, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ आधे दिन में हमारे व्यूज पहले से 5 बिलियन ज्यादा बढ़ गए। ये सुनकर वूचैन ने अपनी दोनों लड़कियों को गले लगा लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे मैंने कल कहा था, जब सिचुएशन रिवर्स होगी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि अगले 2 दिन में हमारे व्यूज 3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई, उनके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। वूचैन ने शावी की तरफ देखते हुए कहा, शावी ये तो सिर्फ शुरुआत है। शावी खुशी से बोली, बॉस मैं नई मूवी में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। वूचैन ने मुस्कुरा कर कहा, शिया फैमिली 2 बार फेल हो चुकी है। वो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ। 3 बार से ज्यादा उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसने प्यार से शाओडे की तरफ देखकर कहा, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओडे ने मीठी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी। वूचैन ने सबकी तरफ देखकर कहा, सब लोग अगले 2 दिन अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओ। जैसे ही टाओ मैनिंग यहाँ पहुंचेगी हमारी नई फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। मुझे अभी कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद वूचैन ने टुको को फोन लगाया, मैडम टुको, हेलो, क्या मैं वाकई बच नहीं सकता? क्या आप आज रात शंघाई नहीं आ सकती? टुको ने मीठी आवाज में जवाब दिया, तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, मुझे ये आइडिया काफी पसंद आया, वही मिलते हैं। कॉल खत्म होते ही वूचैन सोचने लगा, आज डोंगचंग भी शंघाई में है, आज रात मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। आखिर डोंग फैमिली ही शिनशिन की लीनिएज की जीत या हार की सबसे बड़ी की है, उन्हें दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए।
फिर सीन चेंज हुआ। वूचन ने ओल्ड फैटी डोंगचंग से मीटिंग अरेंज कर ली। ओल्ड फैटी थोड़ा हैरान होकर बोला, आज दोपहर फोन तुमने किया था, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों आए? मुझे लगा मैं मैडम टुको से मिलने आ रहा हूँ। वूचन मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लीजिए, वो भी आ जाएगी, लेकिन बॉस डोंग टुको किसी और को पसंद करती है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप उन्हें परेशान मत कीजिए। ये सुनते ओल्ड फैटी नाराज होकर जोर से बोला, तुम होते कौन हो? अब मेरी पर्सनल लाइफ भी तुम ही डिसाइड करोगे। वूचन शांत आवाज में बोला, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस इंसान को वो पसंद करती है वो मैं हूँ। अब बताइए, क्या मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? ओल्ड फैटी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, तुम पागल हो। तभी मैडम टुको बिल्कुल किसी परी की तरह वहाँ आ पहुंची। उसे देखते ओल्ड फैटी एक्साइटमेंट में चिल्लाया, मैडम टुको, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? टुको उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर हैरान हो गई। हाँ मिस्टर डोंग। वूचन ने तुरंत बीच में बोल दिया, डायरेक्टर डोंग, मैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तब टुको ने बात संभाली, मिस्टर डोंग प्लीज गुस्सा मत होइए, अगर कोई बात है तो आराम से बैठकर बात करते हैं। टुको की बात सुनकर ओल्ड फैटी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने धीरे से पूछा, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? वूचन ने जेंटलमैन की तरह चेयर खींचकर टुको को बिठा दिया, फिर बोला, ये सच है कि टुको मुझे पसंद करती, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त या फिर छोटी बहन की तरह देखता हूँ। और वैसे भी बॉस डोंग ने उस पर इतना पैसा खर्च किया कि वो सीधा मना करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये सुनकर टुको के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गई। बस एक बात छोड़कर उसे दोस्त और छोटी बहन वाला हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर ओल्ड फैटी का चेहरा एकदम बदल गया, वो बिल्कुल चुप हो गया। वूचन ने बात आगे बढ़ाई, बॉस डोंग, आपकी फैमिली भी है और आप टुको के लिए डिवोर्स भी नहीं लेंगे। मेरी नजर में आप किसी अमर प्रेम की तलाश में नहीं है, आप बस एक अलग कल्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये कहकर उसने 2 और जापानीज लड़कियों की फोटो दिखाई, फिर बोला, टुको का लुक बस आपके टाइप से मैच करता है, उसमें कोई यूनिक बात नहीं है। जापान में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे रिंका कावाशिमा या इरिचा। मैं चाहूँ तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। उन्हें परसू करना टुको के मुकाबले 1000 गुना आसान होगा। टुको चुपचाप बैठी ओल्ड फैटी के लिए ड्रिंक डाल रही थी, लेकिन इस वक्त ओल्ड फैटी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वूचन ने अपना ग्लास उठा और बोला, डायरेक्टर डोंग, हम सब बड़े लोग हैं, इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। अचानक ओल्ड फैटी खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, आज के बाद मैं टुको को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, जो कहना था कह दिया, गुड बाय। जैसे वो जाने लगा, वूचन ने उसे रोक दिया, रुकिए डायरेक्टर डोंग, मैं आपसे एक और बात करनी है। ओल्ड फैटी हैरान होकर मुड़ गया, अब क्या बात करनी है? वूचन ने बोला, हमारी कंपनी की शॉर्ट ड्रामा आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है और टॉम एनी के साथ मिलकर कुछ नए ड्रामास भी शुरू होने वाले हैं, उनकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी। तो सोचा क्या बॉस डोंग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, क्या आसमान से भी कभी मुफ्त में लड्डू गिरते हैं? वूचन मुस्कुरा कर बोला, मैं बस बॉस डोंग से दोस्ती करना चाहता हूँ। ओल्ड फैटी ने हैरानी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने टुको वाली बात पर मुझे नाराज कर दिया और अब सिर्फ दोस्ती के लिए मुझे इतना पैसा कमाने का मौका दे रहे हो? वूचन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैसे इंसान होते हैं जो मुश्किल वक्त में दोस्त की मदद ही नहीं करे? बॉस डोंग, आपके मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हैक हो चुकी है। जैसे ये डाटा लीक होगा, 4 मेजर फैमिलीज आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे और उसके बाद आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा। ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन तुम इसका फायदा उठाने के बजाय मुझे पैसे कमाने का मौका देने आए हो? ये बात तो हजम नहीं हो रही। जहाँ इतना फायदा हो वहाँ कोई ना कोई हिडन मोटिव जरूर होता है। वूचन जोर से हंस पड़ा, ठीक है, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डायरेक्टर डोंग के हैक होने की स्टोरी हैकर कम्युनिटी में काफी फेमस हो चुकी है। यह कहकर उसने अपना फोन निकाला, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है। बॉस डोंग इसे यूज करके देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी हैक नहीं होंगे। सच में, पहले खुद किसी को हैक करो और फिर उसी को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेच दो। ये भी कमाल का बिजनेस मॉडल था। ओल्ड फैटी ने पूछा, तुम मेरी इंसिडेंट को यूज करके अपनी सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो? वूचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। एक्सीडेंट के बाद डायरेक्टर डोंग ने जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चूज किया वो इंडस्ट्री में टॉप सीक्रेट बात बन जाएगी। मार्केट नेचुरली मेरे सॉफ्टवेयर पर ध्यान देगा और फिर वो अच्छे प्राइस पर बिकेगा। ओल्ड फैटी हंसकर बोला, मतलब जो पैसा तुम शॉर्ट ड्रामास में इन्वेस्ट करवा रहे हो, असल में उसे अपनी एडवर्टीजमेंट खरीद रहे हो? वूचन मुस्कुरा कर बोला, आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ बॉस डोंग से दोस्ती कर रहा हूँ। ओल्ड फैटी जोर से हंस पड़ा। उसने ग्लास टकराया और बोला, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। इतनी बड़ी मेहरबानी को मना करना मुश्किल है। आज से डोंगचंग तुम्हारा दोस्त हुआ। 3 घंटे बाद डोंगचंग के जाने के बाद रूम में सिर्फ टुको और वूचन ही बचे थे। टुको ने मौका देखकर अपना कोट उतारा और अपने कोलोसल ट्विन टावर्स दिखाए और प्यार से कहा, तुमने उसी का डाटा चुरा लिया और फिर उसी को लेक्चर भी दे दिया। सच में तुम बहुत बड़े विलन हो। वूचन ने सीधा पूछा, टुको, क्या तुम मुझे डोंगचंग की इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? टुको ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, तुमने पहले कहा था काम खत्म होने के बाद मैं जो चाहूंगी वो करोगे। वूचन ने शांत अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मैंने भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब बॉस डोंग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ना ही शॉप में इतना पैसा उड़ाएंगे। मेरे हिसाब से हिसाब बराबर हो गया। टुको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला और प्यार से कहा, वूचन, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो?
वूचैन ने उसे प्यार से अपनी भाव में लेते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारे लिए सही वक्त है, इंतजार करना ही बेहतर होगा। तुको को लगा कि उसके हाथ थोड़े ज्यादा ही एक्टिव हो रहे थे और उसने बड़ी ही दिलचस्पी से जवाब दिया, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं मैं भी तुम्हारी तरह चालाक बनकर डोंगचैन की इन्फॉर्मेशन ना दूं? वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया, टुको ऐसा कभी नहीं करेगी, वैसे भी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, तुम्हारे बिना भी मुझे उसे हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बार कोई उसे इतना आसानी से आउटस्मार्ट कर गया था, लेकिन टुको बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, वो बस मुस्कुरा कर बोली, वूचैन तुम वाकई बहुत डेंजरस हो, एक ऐसे बैड बॉय जिसका चार्म इग्नोर करना मुश्किल है। वूचैन बिना कुछ और किए रूम से बाहर निकल गया, जाते जाते हाथ हिलाकर बोला, मैं चलता हूँ, ये रूम तुम्हारा है, आराम करना, अगली बार फिल्म मिलते हैं। बाहर निकलते उसके फोन पर कॉल आया, कॉल टैंगशिंग बाओ का था। उसने धीरे से कहा, मास्टर। वूचैन ने फोन उठाया, हाँ। टैंगशिंग बाओ बोला, मेरे सेकंड अंकल की इंटरनल इंजरीज है, पूरे दिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वूचैन ने जवाब दिया, अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे भी उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद वूचैन बोबा टी की एक क्रेट और ग्रिल स्क्विकर्स लेकर पहुंच गया, हंसते हुए बोला, मैं जल्दी में निकला था, सबके लिए कोई खास गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। ओल्ड टैंग ने कंसर्न के साथ पूछा, शावू इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, वैसे तुम आजकल लुई फैमिली के काफी करीब दिख रहे हो, क्या चल रहा है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि टोंग फैमिली और लुई फैमिली की भी जंग होने वाली है? वूचैन बैठ गया और बोला, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ? हमारी कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट लुई फैमिली की थर्ड मिस से हुआ था और लगभग 1 महीने पहले हमने उसके साथ थोड़ा कोऑपरेशन शुरू किया। ओल्ड टैंग हैरान होकर बोला, मतलब वॉर खत्म हो गई? वूचैन ने सिर हिला दिया, नहीं, लू फैमिली की दोनों बेटियों के बीच जो सीक्रेट बैटल चल रही है वो हमारी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। ओल्ड टैंग ने याद करते हुए कहा, कैपिटल वाली लड़ाई के वक्त लुई फैमिली एक मजबूत किले की तरह थी, लेकिन 20 साल बाद वक्त बदल चुका और जीत का पलड़ा धीरे धीरे टोंग फैमिली की तरफ आ रहा है। वूचैन ने बोबा टी का एक घूंट लिया और बोला, सच कहूं तो लुई फैमिली की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है। फिर उसने ओल्ड टैंग को मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बता दी। लुई फैमिली उस प्रोजेक्ट के 30% प्रॉफिट चाहती है, लेकिन डोंग फैमिली इतना बड़ा फायदा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मेरी नजर में डोंग फैमिली जरूर दोनों यंग लेडीज के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में हाथ डालेगी और लुई फैमिली को अंदर से डिवाइड कर देगी। उसके बाद ली फैमिली और टोंग फैमिली को बहुत कम रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर कमजोर थर्ड मिस चिंगी को इंचार्ज बना दिया जाए, तब उसके पास हमारे साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और धीरे धीरे लुई फैमिली के सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ओल्ड टैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर लुई फैमिली वाकई वही करे जो वूचैन कह रहा है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है वूचैन, तुम बस अपना प्लान आगे बढ़ाओ और टैंग फैमिली की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर एक और काम है बॉस टैंग, मुझे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए जिसकी बिजनेस कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, जो मेहनती लोगों से भरी हुई हो और टनल्स, ब्रिजेस और पोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस रखती हो। ओल्ड टैंग ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर दोनों ने अपने ग्लासेस टकरा और साथ में चीयर्स किया। अगले दिन लिरुबी के विला में अभी नींद से उठी शाओशिया जामाई लेते हुए नीचे आई। जैसे उसने वूचैन को देखा वो थोड़ी शर्मा गई और बोली, अरे ब्रदर वो आप कब आए? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अभी, मैंने कॉल भी किया था लेकिन देखा तुम अभी भी सो रही थी, इसलिए जगाए नहीं, सोचा थोड़ी देर और आराम कर लो। फिर मजाक में बोला, लगता है पिछले 2 दिन इतना ड्रामा देखकर मिस शिया भी थक गई है। वूचैन ब्रेकफास्ट बनाते हुए पूछने लगा, वैसे डिंगलोंग आजकल डोंगाई में है, उससे तुम और बेबी शिनशिन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शाओशिन मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, हम दोनों बाहर घूमने गए थे, पूरी रात बहुत एंजॉय किया, हम दोनों बहुत खुश हैं। वूचैन हंस पड़ा, अच्छा चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। वूचैन को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते देखकर शाओशिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, यह एहसास कितना खूबसूरत है। खुशी में उसने वूचैन को प्यार से गले लगाया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोली, थैंक यू टीचर वू। इतने में एम्प्रेस लिरुबिंग वहां आ गई। दोनों को इतना क्लोज देखकर उसने हल्की सी खांसी की, फिर थोड़ा ताना मारते हुए बोली, लगता है इस बार मेरे डार्लिंग काफी ओबीडिएंट निकले। उसकी बात का मतलब बिल्कुल क्लियर था, वूचैन ने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम पर घर लौटेगा और अगर फिर चुपके से बाहर घूमता मिला तो फिर उसकी खैर नहीं। वूचैन मुस्कुराकर बोला, लिरुबिंग यह हमारा प्रॉमिस था, मैं जो बोलता हूँ वो उसे जरूर निभाता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में बैठकर ठंडी हवा के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। लिरुबिंग बोली, आखिर डिंगलोंग चला गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसने कहा, ब्रेकफास्ट के बाद सुशिनियन से मिलने चलते हैं। वूचैन भी मुस्कुराकर बोला, लिरुबिंग हम सच में कनेक्टेड है, मैं भी वही सोच रहा था। कुछ देर बाद लिरुबिंग वूचैन को लेकर सुशिनियन के रूम में पहुंची। जैसे ही सुशिनियन ने वूचैन को देखा वो बिना पजामे बदले ही भागकर बाहर आ गई। खुशी से उसने कहा, अभी आखिर आप वापस आ गए? वूचैन हैरान होकर बोला, है सुशिनियन अब यही शिफ्ट हो गई? लिरुबिंग मुस्कुराकर बोली, तुमने उसे पूछा भी नहीं क्यों? वूचैन की लापरवाही देखकर सुशिनियन ने हल्का सा मुंह फुला लिया, फिर धीरे से बोली, मुझे लग रहा था जैसे तुमसे हजारों सालों की जुदाई हो गई हो, हर रात तुम्हारे बिना बहुत लंबी लगती थी, मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े पहनकर और उनकी खुशबू महसूस करके ही थोड़ा बेहतर फील करती थी।
ये सुनते ही वूचैन तुरंत उसके पास गया। उसने सुशिनिन को जोर से गले लगा लिया और प्यार से बोला, पगली। सुशिनिन की आंखों से आंसू निकल आया। वो धीरे से बोली, अभी मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज अगली बार हमें इतने दिन तक अकेला मत छोड़ना। लगता था वूचैन को भी एहसास हो गया था कि इतने दिन घर से दूर रहना सही नहीं था। उसने तुरंत कहा, ठीक है अब ऐसा नहीं होगा। तभी टियान टियान रूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। वो मुंह फुलाकर बोली, अरे अरे हमारे बिग बैड वुल्फ को घर का रास्ता याद आ ही गया। पता है सुशिनिन का वेट घटकर 56 किलो रह गया है। वूचैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर बोला, 1 महीने में हमारी टियान टियान कितनी बड़ी हो गई। टियान टियान शर्मा कर बोली, ऑफ कोर्स सुशिनिन आपको इतना मिस कर रही थी कि ऑलमोस्ट टूट ही गई थी, लेकिन वो काम में भी बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने उसका थोड़ा वर्कलोड शेयर कर लिया। वूचैन ने कहा, काम की बात चली रही है तो सब लोग ये मेरा प्लान देख लो। ये सुशिनिन और वू फैमिली के बीच एक ऑपरेशन प्लान है। हम अलग अलग देशों के रॉयल फैमिलीज के लिए स्पेशल ज्वेलरी सप्लाई करेंगे। उसे सुनते ही ल्यूरुबिंग थोड़ी नाराज हो गए। उसने पूछा, क्या वूरैंग को पैसे कमाने में हेल्प करना ही काफी नहीं था, अब तुम सुशिनिन को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो। साफ था ल्यूरुबिंग को सुशिनिन का उस औरत के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वूचैन ने प्यार से समझाया, स्वीटहार्ट इससे सुशिनिन और जिनफू को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सुशिनिन ने सीधा पूछा, अभी अगर मैं ये करूंगी तो क्या मुझे आपसे ज्यादा मिलने का मौका मिलेगा। वूचैन मुस्कुराकर बोला, शायद। ये सुनते ही सुशिनिन खुश होकर बोली, ठीक है मैं मान गई। ल्यूरुबिंग कुछ कहने वाले थे कि वूचैन तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगा लिया और प्यार से मनाते हुए बोला, मैं ये सब डिंग फैमिली को गिराने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं। ल्यूरुबिंग ने थोड़ा नखरा दिखाया, फिर टॉपिक बदलते हुए बोली, लेकिन इसे टियान टियान का वर्कलोड और नहीं बढ़ेगा, अभी तो वो सुशिनिन से सीखने ही शुरू किया है। टियान टियान खुशी से सुशिनिन को गले लगाती हुए बोली, कोई बात नहीं सिस्टर ल्यूरुबिंग, अब हम सब एक दूसरे से और ज्यादा मिल पाएंगे, मुझे तो यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। ल्यूरुबिंग ये देखकर थोड़ी हैरान रही। उसने मन ही मन सोचा, लगता है हम वाकई एक फैमिली बन गई हैं। वूचैन के साथ इतनी बड़ी फैमिली में रहने का ख्याल आते ही उसके गाल हल्की सी शर्म से लाल हो गए। और ये तो बस शुरुआत थी, अभी शावडे और शावी भी इस फैमिली का हिस्सा बनना बाकी थी। वूचैन थोड़ा पास आया और प्यार से पूछा, क्या सोच रही हो स्वीटहार्ट, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया। ल्यूरुबिंग अभी भी नए घर के बारे में सोच रही थी। वो इमेजिन कर रही थी कि अब सब सिस्टर्स एक ही फैमिली बनकर साथ रहेंगी। तभी चिंगी का फोन आ गया। वूचैन ने कॉल उठाया, हेलो थर्ड मिस, कोई जरूरी बात है। दूसरी तरफ चिंगी बोली, ये बात फोन पर डिस्कस करना कन्वीनियंट नहीं है, तुम्हें एक बार मूड वापस आना पड़ेगा। वूचैन अभी 1 महीने बाद घर लौटा ही था और देखते ही देखते उसे दोबारा अपनी वाइफ को छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मामला खत्म नहीं होता मैं इसे थोड़ा और डिले कर देता हूँ। पहली बात, मुझे ये कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने हैं, और दूसरी बात, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी मेरे लिए इंटरवीन करना उतना ही आसान होगा। अगले दिन थर्ड मिस चिंगी के विला में जैसे ही वूचैन वहां पहुंचा, चिंगी ने नाराजगी से कहा, अब आने की याद आ गई, 1 हफ्ता और डिले कर देते, अगर तुम 2 दिन और लेट होते तो शायद हमें मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर टिपिकल यंग मिस वाला गुस्सा और जिद साफ दिख रही थी। वूचैन बस मुस्कुरा दिया, फिर मजाक में बोला, मैंने पहले ही कहा था थर्ड मिस, एक लॉलीपॉप जला लीजिए, आराम से बैठकर बात करते हैं। उसका शांत एटीट्यूड देखकर चिंगी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, फिर वो सीधा बिजनेस पर आ गई। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट में मेरे हस्बैंड वाला मैटर सॉल्व होने के बाद उनकी पोजीशन पहले की तरह स्टेबल हो गई, लेकिन जो काम तुम और सिस्टर इन लॉ ने उन्हें दिया था वो लगभग रुक चुका है, और वैसे भी तुम्हें ऑस्ट्रिया का एक ट्रिप करना ही पड़ेगा। वूचैन हंसकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता, लुई फैमिली की इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें एक आउटसाइडर को बता रही हो। चिंगी ने लॉलीपॉप बुझाते हुए कहा, सबसे पहले एक बात जान लो, मेरा बड़ा भाई यानी एल्डेस्ट यंग मास्टर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो लुई फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए बाहर वाले उनकी पोजीशन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे बड़े भाई की कंडीशन अचानक खराब हो गई और ऑस्ट्रिया वाले ऑफिस में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सेकंड मास्टर ने फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर पावर ग्रैब करना शुरू कर दिया है, कितने बेशरम है। वूचैन ने तुरंत कहा, लगता है मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट फेल होने का गुस्सा भी उसी में निकाला जा रहा है, इसलिए थर्ड मिस ने मुझे स्पेशली बुलाया है। असल में तुम मेरे पीछे खड़ी ली और वू फैमिली की स्ट्रेंथ यूज करना चाहती हो, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि सिर्फ उसके पीछे ही फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ये सुनते ही चिंगी चुप हो गई। उसने सिर्फ वूचैन की तरफ देखा, साफ था उसने उसकी बात बिल्कुल सही पकड़ ली थी। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये काम करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थर्ड मिस इस बार मेरी कंडीशंस भी सुन लो। चिंगी ने मजबूरी में कहा, ठीक है बताओ, देखते हैं इस बार तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं। वूचैन शरारती मुस्कान के साथ बोला, मेरी कंडीशन है मुझे तुम चाहिए थर्ड मिस। ये सुनते ही चिंगी नाराज होकर बोली, बेशरम। वाह गाइस, अगर स्वैग चाहिए तो वूचैन जैसा। वूचैन तुरंत हंस पड़ा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों इतने क्लोज है, हर बात में इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है, और बाकी बातों की चिंता मत करो, मैं किसी का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन थर्ड में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी भी मामले में कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता।
चिंगी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पहले मिशन की बात करते हैं। लैब पोर्ट और लैब सिटी को जोड़ने वाली ब्रिज प्रोजेक्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड रीजंस की वजह से रुक गई है। हमें उसे दोबारा शुरू करना है और टाइम पर कंप्लीट भी करना है। ये मिशन पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल है और इस बार का फॉरेन कंट्री में है, तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? वूचैन ने पूछा, डिटेल्स में बताओ। चिंगे ने समझाया, लोकल गवर्नमेंट के लीडर्स पैसा बर्बाद कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। एक एथनिक ग्रुप भी इकट्ठा होकर प्रोजेक्ट में रोज ट्रबल क्रिएट कर रहा है। पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने वाली सारी रोड्स तोड़ गई है। इंजीनियर्स इतने परेशान हो चुके कि लगभग सामान बांधकर घर लौटने वाले हैं। ये सब सुनकर वूचैन के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इंटरेस्टिंग, ठीक है मैं समझ गया। फिर उसने कहा, और हाँ, डोंग फैमिली को खत्म करने की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड मिस, आप वो फैमिली को लेकर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट के प्रमोशन प्रोसीजर हैंडल कीजिए और मेरे वापस आने का वेट कीजिए। चिंगे हैरान होकर बोले, हैं तुम्हारा वापस आने का वेट? किस बात का वेट? वूचैन खड़ा हुआ और शरारती अंदाज में हंसकर बोला, थर्ड मिस अभी तुम्हारे रिएक्शन देखने लायक है। ही 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 ही। उसकी बात सुनते ही चिंगी को वूचैन की पहली वाली कंडीशन याद आ गई। उसका हमेशा वाला ठंडा एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसकी जगह शर्म और झिझक आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन सिर्फ अटक कर रह गई। वूचैन तुम कितने बेशरम हो। विला से बाहर निकलने के बाद वूचैन ने अपने भाई ली राउटाई को फोन लगाया। ली राउटाई आजकल कैसे हो? ली राउटाई ने बेचैनी से जवाब दिया, भाई बाहर छुपकर रहना बहुत बोरिंग है, मत पूछो। वैसे बताओ मुझे किस बात के लिए कांटेक्ट किया? वूचैन ने इंस्ट्रक्शन दिया, लाउडा और बाकी ब्रदर्स को कॉल करो, सब स्किल्ड लोगों को साथ लेकर मेरे साथ ऑस्ट्रिया चलो। ये सुनते ही ली राउटाई एक्साइटमेंट से भर गया। वो तुरंत बोला, ठीक है ब्रदर इन लॉ, ये तो कमाल की बात है। अगले दिन वूचैन, लाउडा और ली राउटाई ऑस्ट्रेलिया के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। ली राउटाई ने हैरानी से पूछा, ब्रदर इन लॉ आप हमें सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों ले आया? हम यहाँ क्या करने वाले हैं? वूचैन मुस्कुराकर बोला, बस मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, पहले अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद वूचैन ने एक बड़े से गोल दरवाजे पर नॉक किया। हेलो मैं वूचैन हूँ, नया प्रोजेक्ट लीडर। क्या यहाँ के सारे लोकल वर्कर्स घर वापस चले गए हैं? दरवाजा खुला, अंदर से एक बहुत खूबसूरत सावली लड़की बाहर आई। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मिस्टर वो, मेरा नाम ले है। जब चाइनीज इंजीनियर्स वापस चाइना चले गए तो वर्कर के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए सब लोग घर चले गए। वूचैन ने तुरंत कहा, अगर अभी तुम फ्री हो तो फिलहाल मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नए इंजीनियर्स 3 दिन के अंदर एक एक करके आ जाएंगे, तब तक वर्कर्स को इन्फॉर्म कर दो कि 3 दिन बाद सब लोग वापस काम पर आ जाएं। ले खुश होकर बोली, सच? ठीक है मैं सबको बता दूंगी। वूचैन ने आगे कहा, अब हम उस ट्राइब के पास जाएंगे जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम मेरी ट्रांसलेटर बन सकती हो। ये सुनकर ले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, जोंग के ट्राइब से पंगा लेना आसान नहीं है। फिर सब लोग उस ट्राइब की तरफ निकल पड़े। ले अभी भी थोड़ी परेशान लग रही थी। ली राउटाई हंसकर बोला, अरे जब ब्रदर इन लॉ हमारे साथ है तो डर किस बात का? एक ट्राइब क्या 10 ट्राइब भी आ जाए, ब्रदर इन लॉ सब हैंडल कर लेंगे। 2 घंटे बाद सब लोग ट्राइब के बेस पर पहुंच गए। सबको लगा था कि यहाँ लोग बस भाले या तीर कमान लेकर घूमते रहेंगे, लेकिन असली सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए। हर आदमी के हाथ में बड़े वाले लॉलीपॉप्स और दूसरे मॉडर्न लॉलीपॉप्स थे। ली राउटाई धीरे से बोला, ब्रदर इन लॉ ये लोग बड़े लॉलीपॉप लेकर घूम रहे और इन्हें ट्राइब बोलते हैं। ये ट्राइब कुछ ज्यादा ही अजीब है। बेस के बीच में एक बूढ़ा चीफ्टन बैठा हुआ था। उसने वूचैन की बात सुनने के बाद कहा, ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए वो छोटी रोड्स दोबारा खोलनी होंगी? नहीं, उन रोड्स की वजह से हमारी 10 से भी ज्यादा ट्राइब्स के पानी का रास्ता बंद हो गया है। अब उन्हें कई घंटे का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। आना जाना मिलकर 10 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ली राउटाई ने मजाक करते हुए कहा, इतनी सारी वाइव्स हैं, लगता है दिन भर काफी बिजी रहते होंगे। वूचैन ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। ली राउटाई थोड़ा पेशेंस रखो। फिर उसने चिफ्टन की तरफ देखकर कहा, तो असली प्रॉब्लम पानी है। अगर बस इतनी सी बात है तो हमारे इंजीनियर्स आपके लिए वेल्स खोद देंगे। हमारे इंजीनियर्स के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। ओल्ड चिफ्टन ने सिर हिला दिया। मैंने पहले भी उन इंजीनियर्स को कहा था, लेकिन हमारी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने वाला और क्वालिफाइड इंसान उन्हें मिला ही नहीं। वूचैन ने पूछा, क्वालिफाइड उसका मतलब? बुढ़े चिफ्टन ने समझा, यह जमीन हमारे देवताओं की कृपा से पवित्र है। जो भी इस जमीन पर काम करेगा उसे देवताओं का चुना हुआ बहादुर होना चाहिए। हमारी परंपरा के मुताबिक जो आदमी बिना किसी हथियार के शेर को हरा दे, सिर्फ वही देवताओं का असली योद्धा माना जाता है। ये सुनते ही ली राउटाई धीरे से बोला, ऐसा इंजीनियर तो पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बुड्ढे ने शायद किसी हीरो की कहानी देख ली है। लाउडा भी धीरे से बोला, शेर को हरा भी दिया तो उसका कुआं खोदने से क्या लेना देना? वूचैन मुस्कुरा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट रोकने का बहाना है, मैं हैंडल कर लूंगा। यह कहकर वूचैन ने अपना क्लोक उतार दिया। उसकी मजबूत बॉडी देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने जोर से कहा, चीफ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी से अरेंजमेंट कीजिए। ओल्ड चिफ्टन ने मनी मन सोचा, अगर इस लड़के को मरना ही है तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। वूचैन ने फिर कहा, चीफ अगर देवताओं का चुना हुआ योद्धा चैलेंज पास कर ले तो क्या बीच के सारे फॉर्मेलिटी स्किप किया जा सकता है? मैं तुरंत वेल्स खुदवाना शुरू करवा दूंगा और बदले में आपको हमारे प्रोजेक्ट के रास्ते की सारी रुकावटें हटानी होंगी। ओल्ड चिफ्टन थोड़ा असहज होकर बोला, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होती है, जितने अधिकार मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, सोच समझकर फैसला लेना। वूचैन ने सामने खड़ी 3 लड़कियों की तरफ उंगली करते हुए कहा,
अच्छा, मतलब मैं उनमें से किसी को भी चूज कर सकता हूँ? तो फिर मैं उसे चूज करता हूँ। उसने सीधा मिन की तरफ इशारा कर दिया। ये देखते ही ओल्ड चिफ्टन की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर दूसरे एल्डर के साथ जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। वूचे ने हैरानी से ले से पूछा, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कहीं कोई फॉर्मिडल रिचुअल या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? ले ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर वू, आपने अभी जिस लड़की को चूज किया है वो चीफ की बेटी है। ये सुनते ही वूचन एकदम पीछे उछल गया। लाउडा और ली राउटा दोनों बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। ली राउटा के दिमाग में तुरंत अजीब अजीब सीन्स चलने लगे। उसने इमेजिन किया चैलेंज खत्म होने के बाद वूचन चीफ के बेटी से शादी कर लेता है। चीफ के बेटी वूचन से कहती है, ओ ब्रेव चैलेंजर, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर कुछ साल बाद दो छोटे बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हेलो अंकल टाई। ये सोचते ली राउटा ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रदर इन लॉ, आपकी चॉइसेस को समझना मेरी बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद एल्डर के साथ बात करने के बाद ओल्ड चिफ्टन वापस आया और बोला, अगर तुम मेरी बेटी को चूज करते हो तो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वूचे ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? ओल्ड चिफ्टन ने समझाया, पुराने जमाने में हमारी फैमिली को चीफ इसलिए चुना गया था क्योंकि हम सबसे बेहतरीन शिकारी थे। हम पूरे ट्राइब के लिए बहुत सारा शिकार लेकर आते थे, लेकिन हजारों सालों में वो स्किल धीरे धीरे कम हो गई। इसलिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें एक बार में 5 पंचों को मारकर दिखाना होगा। वूचे ने बिना सोचे जवाब दिया, समझ गया, लेकिन टाइम बचाने के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ दर्जन कबूतर खरीद लेता हूँ और यही सबके सामने अपनी स्किल दिखा लेता हूँ। ओल्ड चिफ्टन हंस पड़ा, अच्छा है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, ठीक है। 1 घंटे बाद वॉरियर चैलेंज की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ली राउटा ने पूछा, ब्रदर इन लॉ रेडी हो? वूचे ने मुस्कुराकर अपनी स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपना हथियार घुमाया। इतनी स्पीड और कंट्रोल देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये मेरा पहला तरीका है। फिर उसने धनुष उठाया। हम लोग एक बार में 1 तीर चलाते हैं, लेकिन मैं एक साथ 3 तीर चलाता हूँ। 3 तीर एक साथ निकले, बिल्कुल किसी लेजेंडरी हीरो की तरह। ये मेरा दूसरा तरीका है। फिर वूचे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे गोली की तरह चला दिया। एक ही बार में चैलेंज कंप्लीट हो गया। कबूतर एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। फिर वूचे ने मुस्कुराकर पूछा, बस या फिर कोई और तरीका भी दिखाना है? ओल्ड चिफ्टन अब सच में उसकी स्किल देखकर डर गया था। वो जल्दी से बोला, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। वूचे ने तुरंत कुछ स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया। कल तुम सब मेरे साथ मिलकर कुआं खोदोगे। अगले दिन जब कुआं तैयार हुआ और उसमें से पानी निकला तो पूरा ट्राइब खुशी से झूम उठी। पानी आ गया, सच में पानी आ गया, अब हमें दूर दूर तक पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। ली राउटा हैरानी से बोला, ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ये सब भी कर लेते हैं। ये सब कब सीखा? तभी ले भागती हुई वहाँ आई। उसने घबरा कर कहा, मिस्टर वू, सिटी गवर्नमेंट ने अभी नोटिस भेजा है, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के कई पार्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। वूचन बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, चलो ली राउटा, हम लीडर से मिलने चलते हैं, और हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी एक्टिंग भी करवानी है। ली राउटा थोड़ा हैरान होकर बोला, मुझसे? ब्रदर इन लॉ, मुझे क्या करना होगा? वूचन सिर्फ मुस्कुरा दिया, बाद में पता चल जाएगा। लाउडाओ ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, सब लोग कुएं की सिक्योरिटी करो, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर वो लगभग 500 ब्रदर्स को लेकर वही तैनात हो गया। थोड़ी देर बाद वूचन सिटी के सीनियर लीडर से मिलने पहुंच गया। वो अंदर जाकर बोला, हेलो लीडर्स, मैं ब्रिज प्रोजेक्ट का नया इंचार्ज हूँ। एक बुढ़ा लीडर ठंडे अंदाज में बोला, डॉक्यूमेंट सबमिट करने तो पब्लिक अफेयर ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों आए हो? वूचन ने सीधी बात की। उसने बिना घुमाए अपना फोन निकाला और बोला, लीडर, क्या यहाँ पहले से सब कुछ इतना ही केयरलेस तरीके से हैंडल होता है? हमने अभी प्रोजेक्ट संभाला ही था और इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ गई, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए वो फोन स्क्रॉल करने लगा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, मिल गया, सेकेंड यंग मास्टर लुई और डिंग फैमिली के बीच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखते ही बुढ़ा लीडर घबरा गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांसफर? वूचन ने फोन थोड़ा उसकी तरफ घुमा दिया और बोला, मैं एक इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। बिजनेसमैन की हर मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। डार्क वेब और हैकर वर्ल्ड में भी मेरी काफी कनेक्शंस हैं। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो पिछले 10 सालों का आपका पूरा हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ। यह सुनते बुढ़ा लीडर का सारा एटीट्यूड हवा हो गया। अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वूचन ने आराम से हाथ उठाया और बोला, रिलैक्स, मैं यहाँ धमकी देने नहीं आया, मैं तो बस कॉपरेशन की बात करने आया हूँ। वूचन ने फिर अपना सिग्नेचर चिकन लूरिंग वाला ट्रिक यूज किया और कुछ और लोगों को भी फंसा लिया। जब उसने देखा कि सामने वाले उसकी बात मान गए तो वूचन बोला, सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत वीक है। हाँ, अगर अकाउंट हैक हो गया तो इतनी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अपग्रेड करने आया हूँ, जिससे तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और अगर बाद में तुम्हारा कोई पैसा भी डूब गया तो उसका कॉम्पेंसेशन मैं दूंगा। और वैसे भी मेरे साथ काम करोगे तो सिर्फ और ज्यादा पैसा ही कमाओगे। साइड में बैठा ली राउटा मनी मन सोचने लगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ के चिकन लूरिंग स्किल इतने नेक्स्ट लेवल होंगे। पहले लोगों को हैक करो, फिर उन्हीं को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेचो, ये सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ ही कर सकते हैं। वूचन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ली राउटा, लीडर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन प्लान दिखाओ।
बस ब्रिज प्रोजेक्ट स्मूथली शुरू हो जाए, फिर मैं सिटी सेंटर वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा, और अगर बनने के बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में दिक्कत आई तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। ये सुनते ही बुढ़ा लीडर हैरान होकर बोला, क्या फ्री? सच में फ्री में? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, रेनोवेशन और सारी मॉडिफिकेशंस फ्री होंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे 4 फ्लोर्स 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री लीज पर दोगे। मैं लास वेगस में सबसे हाई एंड क्लब बनाऊंगा। वूचैन ने कहा, ली राउटर, लीडर को हमारे क्लब के ऑपरेशन के ऑडियो वीडियो दिखाओ। इसके बाद ली राउटर ने क्लब का प्रमोशनल वीडियो चला दिया। ली राउटर समझाते हुए बोला, हमारे यहाँ वेस्टर्न और चाइनीज दोनों स्टाइल्स अवेलेबल है, ताकि डोमेस्टिक से लेकर फॉरेन कस्टमर्स तक सबको पसंद आए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्लासिकल चाइनीज स्टाइल है, खासकर फुल बॉडी मसाज और लाइट लग्जरी वर्जन वाला मीट फॉरेस्ट और वाइन पूल। सब कुछ देखने और सुनने के बाद ओल्ड लीडर बार बार तारीफ करने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारे लास वेगस को इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। वूचैन ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखते हुए कहा, लगता है हमारी कोऑपरेशन की बात पक्की हो गई है। तो फिर लीडर प्लीज प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने वाले अप्रूवल पर साइन कर दीजिए। कुछ देर बाद एग्रीमेंट साइन हो गया और वूचैन और ली राउटर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही ली राउटर ने पूछा, ब्रदर इन लॉ, क्या शुरू से आपका प्लान था कि मैं यहाँ क्लब चलाऊं? वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, ब्रिज प्रोजेक्ट में भी तुम्हारी जरूरत है, और वैसे भी मुझे चाइना में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, मैं हमेशा के लिए लास वेगस में नहीं रुक सकता। ली राउटर थोड़ा झिझक कर बोला, वैसे भी मैं काफी टाइम से चीजों से भाग रहा था, अगर यहाँ रहकर ब्रदर इन लॉ की हेल्प कर सकूं तो वही सही होगा। बस फिलहाल मैं कंट्री वापस नहीं जा सकता, डर लगता है कि वो हरामी डिंगलोंग फिर से आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। वूचैन शांत आवाज में बोला, डिंगलोंग वो मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। ली राउटर ने फिर भी कहा, मुझे डर है कि वो ब्रेनी से भी ज्यादा पागलपन दिखा सकता है। वूचैन बिल्कुल आराम से बोला, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस पहुंचे तो वूचैन ने देखा कि ले उसका इंतजार कर रही है। वूचैन ने पूछा, ले तुम वापस यहाँ क्यों आई हो? ले थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, मिस्टर वो, ओल्ड चिफ्टन और बाकी लीडर्स को पता चल गया कि आपने लीडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वूचैन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहीं फिर से उनकी कोई अजीब ट्रेडिशन तो शुरू नहीं हुई? ले ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, बात यह है कि वो समझते हैं कि आप बहुत महान इंसान है, इसलिए वो अपनी सारी बेटियों को यहाँ ले आए हैं, आप खुद देख लीजिए। ये सुनते ही वूचैन वहां पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल चुप रह गया। उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था, 3 सावले रंग की लड़कियां पूरी तरह खुली हुई थी, उनके शरीर कसे हुए और सुडौल थे। वूचैन ने मनी मन सोचा, इस ट्राइबल चिफ्टन का सोचने का तरीका तो सच में बहुत ही अजीब है। वूचैन ने ले से कहा, ले मेरी बात इन्हें ट्रांसलेट करके समझा दो। ले शर्माते हुए उन तीनों लड़कियों से बोले, मिस्टर वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले तुम सब चाइनीज सीखो ताकि बाद में सब उनसे नॉर्मल तरीके से बात कर सको। इसी बीच चाइना में शाओडे ने घबराहट में फोन किया, ब्रदर वो शियांग फैमिली फिर से गंदी चाल चल रही है। गुई रूबो ने भी तुरंत कहा, जैसे हमारा नया स्क्रिप्ट उनके पास किसी तरह पहुंचा, शियांग को उसका कंटेंट पता चल गया। अब वो भी बिल्कुल मिलती जुलती फिल्म बना रहे हैं ताकि हमारे साथ सीधा कंपटीशन कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीवी सीरीज नहीं, सीधा फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने 4th जनरेशन के रिटायर्ड लेजेंडरी डायरेक्टर को हायर कर लिया है। फिल्म को एक टॉप क्लास डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और उसमें ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लीड रोल निभाएंगी। शूटिंग लगभग 6 महीने चलेगी और साल के एंड में लूनार न्यू ईयर के टाइम पे रिलीज होगी। शाओडे घबरा कर बोले, अब हम क्या करें, हमारा तो लार्ज स्केल टीवी ड्रामा है, चाहे कितनी भी फास्ट शूटिंग करे कम से कम 10 महीने लगेंगे और ये अगले साल समर से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं वापस आकर सब बताऊंगा। फोन रखने के बाद वूचैन ने ली राउटर से कहा, ली राउटर मुझे जल्दी चाइना वापस जाना ही पड़ेगा, इन लोगों को चाइनीज सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टोंग फैमिली की प्रोफेशनल टीम 2 दिन में ब्रिज प्रोजेक्ट संभाल लेगी, तब तक तुम और ओल्ड लव प्रोजेक्ट पर नजर रखना, ध्यान रहे कोई आकर फिर से दिक्कत ना खड़ी कर दे। ली राउटर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ठीक है ब्रो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से घर जाओ, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कभी भी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना। एक दिन बाद बीजिंग में वूचैन सीधा लुई फैमिली की 3rd मिस चिंगी से मिलने पहुंच गया। वूचैन को इतनी जल्दी देखकर चिंगी मजाक में बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या लास वेगास में टिक नहीं पाए या ब्रिज इतनी जल्दी बन गया? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, 3rd मिस फिर से मजाक कर रही है, आप चाहे तो उधर का प्रोग्रेस खुद चेक कर सकती हैं। चिंगी ने आराम से लॉलीपॉप जलाई और बोली, कम से कम कंस्ट्रक्शन शुरू होने का वेट तो कर लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी थी वापस आने की? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुराकर उल्टा पूछा, आपको क्या लगता है? ये सुनते ही चिंगी थोड़ी हिचकिचाई और शर्मा गई। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती और मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस भी नहीं किया। वूचैन हंस पड़ा, 3rd मिस का रिएक्शन पिछली बार से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है जिसमें मुझे 3rd मिस की मदद चाहिए। वूचैन फिर से उसके करीब गया, धीरे से उसके कान के पास कुछ बोला और उसके हाथ भी हल्का सा छू लिया। चिंगी थोड़ी नर्वस हो गई, क्या देश में ऐसी घटनाओं का कोई उदाहरण ही नहीं है? वूचैन शांत आवाज में बोला, हमारे देश में इस तरह की चीज का पहले कभी एग्जाम्पल नहीं रहा, लेकिन अगर लुई फैमिली सपोर्ट करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चिंगी ने चिंता से पूछा, क्या सच में इतना बड़ा स्टेप लेना जरूरी है?
वूचैन ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। चिंगी ने आखिरकार धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वूचैन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो मैं अब शंघाई वापस जाकर मेन बिजनेस संभालता हूँ। वूचैन को जाते देख चिंगी का दिल अचानक बेचैन हो गया। उसके दिमाग में वूचैन के साथ गुजारे हुए पल बार बार याद आने लगे। उसने शर्माते हुए सोचा, मेन बिजनेस पहले संभालेगा, मतलब उसके बाद उसके पास मेरे साथ करने के लिए और भी कुछ प्लान्स हैं। क्या वूचैन वाकई बाद में मेरे साथ गुड्डा गुड्डी खेल खेलेगा? अगले दिन शंघाई में सुबह सुबह वूचैन सीधा अपनी प्यारी वाइफ एन मैंगलान के स्टूडियो पहुंच गया। जैसे एन मैंगलान ने वूचैन को देखा, वो अपनी फीलिंग्स रोक ही नहीं पाया और दौड़कर उसके गले लग गई। एन मैंगलान प्यार से बोली, वूचैन। वूचैन हंसी के साथ बोला, मैंगलान इस बार शायद तुम्हें मेरे लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्यार भरा सीन देखकर शावी, शावड़े और गुइरुबो तीनों एकदम स्टंट रह गए। तीनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सुपरस्टार एन मैंगलान असल में वूचैन की औरत है। गुइरुबो हैरानी से बोला, ब्रदर वो आप सीरियस हैं? एन मैंगलान हमारे प्रोजेक्ट में थर्ड फीमेल लीड का रोल करेंगी। एन मैंगलान थोड़ी हेजिटेंट होकर बोले, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। वूचैन ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया, कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वैसे भी फिल्म की तीनों फीमेल कैरेक्टर्स तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी से काफी मिलती जुलती हैं। एन मैंगलान तुम्हें बस थोड़ा कम एक्सप्रेशन देने होंगे। ये सुनते ही पेंगी ने जोर से थम्स अप दिखाया। सिर्फ एन मैंगलान का एक्टिंग डेब्यूट ही पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन क्रिएट कर देगा। ऊपर से वो थर्ड फीमेल लीड का रोल कर रही है। फिल्म की पॉपुलैरिटी और हाइप को कंट्रोल करने के लिए इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता। वाह क्या कमाल का प्लान है। वूचैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सच कहो तो एन मैंगलान सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। हमारी फिल्म की असली बैकबोन शावी और टाओ मैनिंग की एक्टिंग होगी। सबको अपना पूरा फोकस इसी फिल्म पर देना होगा। शावी ने तुरंत सीरियस होकर जवाब दिया, समझ गई ब्रदर, वो मैं अपनी जान लगा दूंगी ताकि आपकी मेहनत कभी वेस्ट ना हो। वूचैन मुस्कुराकर बोला, लेकिन अगर हमें फॉरेन ऑडियंस को जीतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी भी थर्ड मिस का ही है। मिस चिंगी पूरे देश के बड़े टीवी स्टेशंस को कन्विंस करेगी कि हमारी सीरीज अमेरिकन ड्रामा मॉडल फॉलो करे। मतलब शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ होगी। जिस वक्त एक एपिसोड शूट होगा उसी वक्त उसका टेलीकास्ट भी शुरू हो जाएगा। ये अजीब प्लान सुनकर सब लोग एकदम शॉक रह गए। क्या टीवी सीरीज की शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ? ये भला कैसा पॉसिबल है? गुइरुबो जितना वूचैन के सीरियस एक्सप्रेशन को देखता गया उतना ही उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया। एन मैंगलान भी इस अनयूजुअल प्लान को लेकर थोड़ी वरीड लग रही थी। वूचैन मुस्कुराकर बोला, ये सब थर्ड मिस हैंडल करेगी। हमें जो करना और जो हमें हर हाल में करना ही होगा वो ये है कि हर एपिसोड की क्वालिटी किसी मूवी के बराबर या उससे भी बेटर हो। वूचैन की कॉन्फिडेंट बात सुनकर तीनों का एक्सप्रेशन अलग अलग थे। शावी और शावड़े के चेहरे पर एक्साइटमेंट और सरप्राइज था, जबकि गुइरुबो अभी भी शॉक में था। एन मैंगलान ने धीरे से पूछा, वूचैन मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और जो कहते हो वो करके दिखाते हो। सच कहो तो मुझे क्वालिटी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइम है। क्या इतने कम वक्त में ये सब सच में हो पाएगा? वूचैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोला, टेंशन मत लो एन मैंगलान। ये बात सुनते ही एन मैंगलान की सारी चिंता पल भर में गायब हो गया और वो आराम से उसकी भाव में सिमट गई। वूचैन ने मनी मन सोचा, 1000 सालों की रीइंकार्नेशन के दौरान इस स्क्रिप्ट को मैंने ना जाने कितनी बार डायरेक्ट किया है। आंखें बंद करके भी इसे बना सकता हूँ। इस बार असली मुश्किल शूटिंग नहीं बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन है। फिल्म की क्वालिटी मूवी लेवल की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम बहुत कम है। वूचैन ने सबकी तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सब लोग बस अपना अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कंप्यूटर जीनियस एन ह्युआंग, कंप्यूटर वर्ल्ड का अनडिफिटेड स्वॉर्ड्समैन। अगर वो हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो ये सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये सोचते ही वूचैन ने तुरंत एन ह्युआंग को मैसेज भेजा, मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? कुछ ही देर बाद रिप्लाई आया, पहली बात मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात मैं ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 हूँ, कंपटीशन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। तीसरी बात मुझे न्यूबीज के साथ खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ज़ेल्डा का 100% स्पीड रन देखना चाहोगी? मैसेज देखते एन ह्युआंग की आंखें फैल गई। क्या ये तो पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आधे घंटा फास्ट है। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत एक फाइल भेजी और लिखा, बस मजे के लिए बनाया था, एक पुराने गेम के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, बताओ कैसे लगा। लगभग 20 मिनट तक फाइल देखने के बाद एन ह्युआंग का चेहरा पूरी तरह से शॉक से भर गया। उसने हैरानी में सोचा, मैंने इसे कोई नॉर्मल नूबी समझा था, ये तो हिडन एक्सपर्ट निकला। जो चीजें इसने किया उनमें से कुछ तो मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। वूचैन को जैसे पहले से पता था कि वो क्या सोच रही होगी। उसने फिर से मैसेज भेजा, तो एन ह्युआंग अब भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगी? एन ह्युआंग ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हारे साथ गेम्स कैसे खेलूं? उसकी आंखों में सोच विचार साफ नजर आ रहा था। तभी वूचैन का एक और मैसेज आया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है उसके हिसाब से दुनिया समझती है कि तुम एक लड़के हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम असल में एक लड़की हो। बचपन से ही तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि लोग तुम्हें कंप्यूटर फ्रीक और अजीब प्रोग्रामर कहकर बुलाते रहे। इतना सब होने के बाद भी तुम दुनिया की नंबर 1 बन गई, लेकिन आज भी तुम सिर्फ एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन और नेटवर्क केबल के पीछे छुपी हुई जिंदगी जी रही हो।
ये बातें सुनते एन युआंग का दिल धीरे धीरे हिलने लगा। वू चैन ने एक और मैसेज भेजा, अगर तुम मेरे साथ आई तो सबसे पहले मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी बोर या लोनली फील नहीं करोगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हें सिर्फ इंटरनेट के पीछे छुपे हुए इंसान नहीं बल्कि रियल दुनिया में जीने वाले इंसान बनाऊंगा। एन युआंग के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं थी। ये उसके लिए पहली बार रियल दुनिया में कदम रखने का मौका था। लेकिन फिर भी उसने झिझक कर पूछा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वैसे तुम हो कौन? वू चैन ने जवाब दिया, लगता है ऑनलाइन बात करके काम नहीं चलेगा, मिलकर फेस टू फेस बात करते हैं। एन युआंग ने तुरंत लिखा, क्या तुम पागल हो? क्या नेटवर्क केबल फॉलो करके मेरा घर आ जाओगे? वू चैन ने हंसी के साथ रिप्लाई किया, सच में? तो बताओ, डोर नॉक करूँ या सीधा विंडो से अंदर आ जाऊं? जैसे उसने मैसेज भेजा, नॉक नॉक नॉक, उसके घर का दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। एन युआंग एकदम उछल पड़ी, अरे अरे, मैंने तो अभी पैंट्स भी नहीं पहनी, तुम चाहते क्या हो? ये बोलकर वह भागती हुई जल्दी से कपड़े पहनने लगी। जब वो वापस कंप्यूटर के पास आई, स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, दरवाजा खोलो और मैंने जो हेल्दी खाना ऑर्डर किया है उसे खा लेना, पूरा साल पिज्जा खा खा कर कब तक जिंदा रहोगी। एन युआंग शर्माते हुए बोली, तुमने मेरे घर में सर्विलेंस सिस्टम कब इंस्टॉल कर दिया? वू चैन हंस पड़ा, खुद ही तो तुमने अपने घर को स्मार्ट होम बना रखा है। जब हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी तो हैक होने का रिस्क भी रहेगा। और हैकिंग के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मिलते हैं जल्दी पार्टनर। एन युआंग ने शर्मा कर तुरंत जवाब दिया, कौन तुम्हारा पार्टनर? मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती, बेशरम। लगभग 40 मिनट बाद वू चैन दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसे देखते ही पूछा, मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वो क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें लगता है कि उसमें जहर है? फिर मजाक करते हुए बोला, जब मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है तो मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा? जब एन युआंग ने पहली बार वू चैन को सामने देखा तो वो कुछ पल के लिए बस उसे देखती ही रह गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इतना हैंडसम होगा। लेकिन अगले पल उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, अभी इस बेशरम पर क्रश करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम सच में रात के बीच मेरे घर आ गए? अभी तो कुछ ही मिनट्स पहले ऑनलाइन मिले थे। वू चैन ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, हम दोनों फ्यूचर में पार्टनर्स बनने वाले हैं। नहीं पार्टनर्स नहीं, दोस्त। ये सुनते एन युआंग बिल्कुल चुप हो गए। उसके चेहरे पर परेशानी भी थी और हल्का सा शर्माया हुआ एक्सप्रेशन भी। तभी वू चैन की नजर उसके कैट ईयर हेडसेट पर पड़ी। वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे ये डिवाइस सही तरह से काम नहीं कर रहा, मैं अभी इसी वक्त इसे ठीक कर देता हूँ। वू चैन ने टूल बॉक्स निकालते हुए कहा, इतने सालों से तुम सोने के अलावा सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठी रही हो। शोल्डर्स और नेक पक्का दर्द करते होंगे और बिल्कुल स्टिफ हो गए होंगे। मसाज की जरूरत है, लेकिन तुम बाहर जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ प्रोग्राम्स लिखती रहती हो। प्रैक्टिकल स्किल तो काफी वीक है। सच कहो तो तुमने जो चीजें खुद से जोड़ जोड़ कर बनाई है उनका इतना अच्छा चलना भी सरप्राइजिंग है। एड्रेस बदलते एन युआंग ने प्यार भरे अंदाज में पूछा, अरे अभी तो हम पार्टनर्स और फ्रेंड्स थे, अचानक से मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बुला रहे हो? कहीं कोई शरारत तो नहीं सोच रहे हैं? वू चैन मुस्कुरा कर बोला, ठीक हो गया, आओ पहनकर ट्राई कर लो। वू चैन ने खुद उसके लिए डिवाइस पहना दिया। एन मैंगलर हैरानी से बोली, तुमने कहा था ठीक करोगे और इतनी जल्दी हो भी गया, वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। वू चैन मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मशीन तो मशीन ही होती है, वो इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती। अभी मेरी असली स्किल्स दिखाने का टाइम है। यह कहकर वू चैन ने अपनी शर्ट उतार दी। एन युआंग एकदम घबरा गई और शर्मा कर बोली, अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? वू चैन ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया का एक नया एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। असली एंशिएंट मेरिडियन मसाज टेक्निक का मजा चखने दो। सीनियर सिस्टर, बेड पर लेट जाओ और बस रिलैक्स करो। एन युआंग उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये सीनियर सिस्टर क्या लगा रखा है? तुम आज अजीब ही बिहेव कर रहे हो। जैसे उसने देखा कि वू चैन का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो घबरा कर बोली, हाँ नहीं, क्या करने वाले हो तुम? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वू चैन ने प्रोफेशनल मसाज शुरू कर दिया। हर जगह जोर से प्रेशर देती एन युआंग के मुंह से निकल गया, आउच 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 आउच। रात की खामोशी में उसकी आवाज गूंज उठी। थोड़ी देर में एन युआंग पूरी तरह मसाज एंजॉय करने लगी। उसका पूरा शरीर पहले से बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस हो रहा था। जो सुकून उस मशीन से कभी नहीं मिला था, वो आज वू चैन के मसाज से मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। लगभग 1 घंटे बाद वू चैन ने मुस्कुरा कर पूछा, तो बताओ, नेटवर्क केबल के बाहर वाली दुनिया कैसे लगी? क्या आप समझ आए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोई प्रोग्राम कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? एन युआंग ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, तो हम सिर्फ पार्टनर्स और फ्रेंड्स ही रहेंगे? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। ये सुनकर वू चैन जोर से हंस पड़ा। रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सिंपल नहीं होती, उससे ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एन युआंग ने धीरे से कहा, फिलहाल ट्राई करके देखते हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वू चैन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाकी डिटेल्स कल बताऊंगा। फिर सीन चेंज हुआ। लगभग 45 मिनट बाद वू चैन घर वापस आ गया। शावड़े खूबसूरत पजामास पहने शर्माते हुए उसके पास आए और धीरे से बोली, ब्रदर वू, मैं फिर से आपको परेशान करने आ गई। उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर वू चैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वो बोला, शावड़े, शियांग फैमिली सिर्फ तुम्हें टारगेट नहीं कर रही, वो हमारी पूरी कंपनी को निशाना बना रही है। तुम और मैं अलग नहीं है, इसलिए इतनी दूरी मत रखा करो, ठीक है? शावड़े ने प्यार से सिर हिला दिया, ठीक है।
इसी प्यारे पल के बीच अचानक फोन बज उठा। वूचैन ने कॉल उठाया। हेलो सुशिनिन, इतनी रात को अभी तक जाग रही हो? फोन की दूसरी तरफ से सुशिनिन की घबराई हुई आवाज आई। अभी मैंने और सिस्टर वूरैंग ने तुम्हारी नई मूवी के कॉस्ट्यूम्स और एक्सेसरीज का डिजाइन कंप्लीट कर दिया, लेकिन टाओ मैनिंग को शूटिंग के दौरान जहर दे दिया गया। तुम जल्दी आ जाओ, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये सुनते ही वूचैन का चेहरा सीरियस हो गया। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फोन रखते ही वूचैन धीरे से बोला, सच्ची कहते हैं खुशियां कभी अकेले नहीं आती और मुसीबतें भी एक साथ ही आती हैं। उसने शावड़े के माथे पर हल्का सा किस किया और बोला, शावड़े तुम पहले सो जाओ और कंपनी की नई ड्रामा की प्रोग्रेस किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलना रहे। शावड़े ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। उसी वक्त वूचैन ने एन योंग को कॉल किया। मुझे पता है तुम एक्साइटमेंट की वजह से अभी तक सोई नहीं हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एन योंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बोलो। वूचैन ने कहा, यहाँ किसी की जान खतरे में, मैं डोंगाई वापस जा रहा हूँ, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है। तुम मेरे लिए एसएल ग्रुप, जिनफू ग्रुप और टाओ मैनिंग को जहर दिए जाने के बीच का कनेक्शन पता करो। एन योंग ने हैरानी से पूछा, टाओ मैनिंग को पॉइजन दे दिया गया? उसकी कंडीशन सीरियस है क्या? वूचैन बोला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। वैसे जब तुम डोंगाई आओगी मुझे कैसे ढूंढोगी? फिर मजाक करते हुए बोला, वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सीधा डोंगाई आ जाओ सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ये सुनते एन योंग ने नाक चढ़ाकर कहा, उफ, मुझे सीनियर सिस्टर बुलाना बंद करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। 3 घंटे बाद एन योंग ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया और उसी वक्त वूचैन भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने जल्दी से पूछा, ब्रदरले मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग कैसी है? ब्रदरले ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, अच्छी बात यह रही कि वक्त पर पता चल गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अब सब ठीक है। सुशिनिन और वूरैंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वूचैन ने सुकून की सांस ली। ठीक है ब्रदरले, अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी सारी मूवीज में काम करेगी तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम भी कमाओगे। फिर वूचैन ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बताई। ले यू और जिनफू ग्रुप के सेकंड शेयर होल्डर चैंग योंगशु के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही है। चैंग योंगशु को कंपनी से निकाला जाने वाला है, इसी वजह से उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। सुशिनिन के डिजाइन किए हुए इयररिंग्स उसी डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस हुए थे जिसे योंगशु कंट्रोल करता था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग को जहर दिलवा दिया। सुशिनिन थोड़ा गुस्से में बोली, ये अंकल शू हद से ज्यादा कर रहे हैं। ब्रदरले गुस्से से गाली देते हुए बोला, अगर वो हरामी लुई का चमचा बनने की हिम्मत करेगा तो उसकी खाल जिंदा उतार दूंगा। वूचैन की आंखों में ठंडी सी खतरनाक चमक आ गई। मैंने पहले ही वैंग शुआन और उनके लोगों को उसे पकड़ने भेज दिया है। ब्रदरले चलिए एक अच्छा तमाशा देखते हैं। कुछ देर बाद वूचैन, ब्रदरले, वूरैंग, सुशिनिन और एन योंग सब एक सुनसान अबैंडन्ड बिल्डिंग में मौजूद थे। चेयर से बंधा हुआ योंगशु बुरी तरह पिटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से सांस ले रहा था और आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा था। वूचैन ने पूछा, सीनियर सिस्टर मैंने जो कहा था वो सब कर दिया ना? एन योंग ने बेबसी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। डिजाइन के मामले में तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी चीजें किसी और के हाथ में नहीं लगेंगी। वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर। ये बोलते हुए उसका एक हाथ मोबाइल पर कुछ ऑपरेट कर रहा था जबकि दूसरे हाथ में नैनो रोबोट इंजेक्शन की एक छोटी सी वाइल थी। वूचैन ने सीधा इंजेक्शन योंगशु के गर्दन के पीछे लगा दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, योंगशु बॉस वाला मामला खत्म होने के बाद भी तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लगता है अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छुपे ब्रदरले के दुश्मनों को थोड़ी वार्निंग ना दूं तो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जैसी दवा का असर शुरू हुआ योंगशु का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से लाल बहने लगी, आंखें उलट गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एन योंग क्यूरियोसिटी से ये सब देख रही थी। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, लग रहा है मरने वाला है। अरे नहीं, इसे इतनी आसानी से मरना थोड़ी दूंगा। उसने योंगशु का मुंह खोला और एक और दवा पिलाते हुए बोला, लो ये एंटीडोट है, पी लो, आज मौत के मुंह से बच जाओगे। योंगशु ने कमजोर आवाज में पूछा, ये कौन सी दवा है? वूचैन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आज के बाद अगर हर 15 दिन में मेरी दवा न ली तो तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और सुशिनिन को दोबारा परेशान करने की हिम्मत मत करना। एन योंग ने शरारत से वूचैन के बाजू को हल्का सा धक्का दिया, तुम सच में बहुत बुरे हो। ये सीन देखकर सिस्टर वूरैंग की तीखी नजर सीधा एन योंग पर टिक गई। उसने मनी मन सोचा, लगता है इस लड़की और मेरे छोटे पति के बीच कुछ तो चल रहा है। सुशिनिन भी चुपचाप सोचने लगी, शुरू में तो मेरे हस्बैंड इसे सीनियर सिस्टर कह रहे थे ना। इसी बीच ब्रदरले हंसकर बोला, लिटिल वू का काम करने का तरीका कमाल का है, वो टॉर्चर के आइडिया से भी ज्यादा इफेक्टिव है। मैं तो सोच रहा था इसके हाथ पैर तोड़ दूं या इसे जिंदगी भर के लिए निकम्मा बना दूं। चलो अब इसे छोड़ दो, लिटिल वो पूरी रात मेहनत करता रहा है, अब इसे आराम करने दो। टाओ मैनिंग के पास मेरे लोग हैं, किसी बात की टेंशन मत लो। वूचैन ने वूरैंग की तरफ देखकर कहा, सिस्टर वूरैंग आप पहले घर चले जाइए, मुझे सुशिनिन के साथ कुछ बात करनी है। वूरैंग ने सीधा जवाब दिया, ठीक है फिर मिलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, अरे बाप रे, वूचैन का मूड तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, घर जाकर देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद वूचैन के घर पर सुशिनिन एक्साइटमेंट से बोली, हनी क्या मेरी छोटी बहन के लिए नया पजामास खरीद दे? वूचैन थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा, एन योंग कोई नई छोटी बहन नहीं है, हम बस दोस्त हैं। एन योंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वैसे भी हम दोनों आज रात ही पहली बार मिले हैं। सुशिनिन मासूमियत से बोली, हाँ सही बात है, लेकिन मुझे याद है उस वक्त भी मेरी और मेरे हस्बैंड की पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी।
एन योंग ने मुंह बनाकर कहा, अरे सुनो, तुम लोग और तुम्हारे आसपास के लोग बहुत अजीब हो। वूचैन हंसकर बोला, अच्छा अच्छा, अब काम की बात करते हैं। एन योंग, अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गई। सुशिनिन, लुई का मामला उतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। अपनी हार के बाद वो चुप बैठने वाला नहीं है। वो सोचेगा कि उसका बेवकूफ साथी योंगशु ही उसका प्लान बिगाड़ गया। अब वो खुद एक्शन लेगा, बिल्कुल जिनफू वाले इंसिडेंट की तरह। हमने ब्रदर ले की हेल्प की थी, इसलिए वो हमें तबाह करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो भी लेचन की मदद करेगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। वूचैन ने एन योंग की तरफ देखकर कहा, तुम एक और प्रोग्राम लिखो। सबसे अच्छा होगा अगर नैनो रोबोट पर ऐप बना सको, लेकिन इस बार वो जिनफू की हर ज्वेलरी में इंस्टॉल होगा ताकि जिनफू की बेची गई हर ज्वेलरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ट्रेस किए जा सके। एन योंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। वाह, अगर ऐसा हो गया तो ज्वेलरी हैंडल करने वाले हर इंसान की मूवमेंट ट्रैक करके असली कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है। वूचैन ने मुस्कुराकर कहा, समझ गई हो तो काम शुरू करो। घर के इक्विपमेंट्स तुम्हारे सेटअप जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। एन योंग भागते हुए अपने रूम की तरफ गई और बोलती चली गई, सिंपल प्रोग्राम है, जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। वैसे मुझे नैनोबॉट्स का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाद में उन्हें बनाने में मेरी हेल्प करोगे ना? एन योंग के जाते ही वूचैन ने शरारत से सुशिनिन को अपनी तरफ खींच लिया। पहले तुम प्रोग्राम लिख दो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे सुशिनिन के साथ थोड़ी देर आराम करना है। दूर से एन योंग ने नाराज होकर आवाज लगाई, वाह, तुम दोनों आराम करोगे और मुझे काम करना पड़ेगा? क्या मैं तुम्हारी फ्री एम्प्लॉय हूँ क्या? वूचैन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी आदत तो यही है ना, जब तक काम खत्म ना हो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती। एन योंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बेशरम, क्या तुम मेरे पेट के कीड़े हो? मुझे इतना अच्छे से कैसे जानते हो? सुशिनिन प्यार से बोली, हनी चलो सोने चलते हैं, हमारी शुगर बेबी सिस्टर का काम डिस्टर्ब मत करो। ये सुनती एन योंग भड़क गई, अरे ओए, किसे शुगर बेबी बोल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हारी छोटी बहन थी ना। वूचैन और सुशिनिन एक दूसरे को गले लगाए अपने रूम की तरफ चल दिए। वूचैन मुस्कुराकर बोला, ठीक है एन योंग, अपना काम करे। सुशिनिन, आज क्या खेलना चाहती हो? सुशिनिन खुशी से मुस्कुरा दिया, हनी तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स समझ जाते हो। ही 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 ही। रूम के अंदर पहुंचते सुशिनिन ने अपना पहले वाला व्हाइट रैबिट वेट्रेस आउटफिट बदल दिया। अब वो एक हल्का सा रिवीलिंग एंशिएंट स्टाइल कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। वो एक्टिंग करते हुए बोली, आज एक खूबसूरत कंकुबाइन ने बुढ़े माली का खजाना चुरा लिया, लेकिन भागते वक्त पकड़ी गई। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। वूचैन ने अपनी शर्ट उतारने की तैयारी करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें खुद कड़ी सजा देनी होगी। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी एन योंग को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो हैरान होकर सोचने लगी, ये कैसी आवाजें हैं? पहले वूचैन की, फिर सुशिनिन की आवाज। मास्टर प्लीज मुझे और मत मारिए, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। एन योंग क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गई, मनी मन बोली, अरे ये लोग सोने नहीं गए क्या? आखिर क्या कर रहे हैं? मुझे तो काम भी करना है। वो और पास जाकर ध्यान से सुनने लगी। अंदर से वूचैन की आवाज आई, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इधर आओ, खचैक खचैक। ये सुनते एन योंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वो शर्मा कर तुरंत अपने रूम में भाग गई। अपने कान बंद करते हुए बार बार खुद से कहने लगी, मत सुन, बिल्कुल मत सुन, काम कर, बस काम कर। उसी पल एन योंग के दिमाग में वूचैन और सुशिनिन की घोड़े की सवारी और फुल देखने वाली पोजीशन में इंटेंस तस्वीरें उभर आई। साथ ही वूचैन का आकर्षक चेहरा भी दिखा जो कह रहा था, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ आओ। एन योंग ने फ्रस्ट्रेशन में तकिया उठाकर फेंका। ओह, मेरा दिमाग पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर से मुझे काम भी फिनिश करना है, कितना इरिटेटिंग है। कुछ देर बाद वूचैन उसके रूम में आया और बोला, अरे छोटी बहन, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एन योंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। थकी हुई आवाज में बोली, हाँ अभी अभी फिनिश हुआ। वूचैन ने पूछा, क्या हुआ? इतना सिंपल प्रोग्राम था, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एन योंग ने मुंह फुलाकर कहा, बदमाश, अगली बार काम करते वक्त इतना शोर मत मचाना, बहुत एनोइंग था। लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है, बस एक कंट्रोल स्टेशन सेटअप करना होगा, उसके बाद 2-3 चीजें और ऐड कर देना, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। वूचैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड, तुमने बहुत मेहनत की, हमारी एन योंग कितनी हार्ड वर्किंग है। एन योंग शर्मा कर बोली, कौन हमारी? इतने में सुशिनिन भी आ गई। वूचैन ने कहा, सुशिनिन, अगले 2 दिन के लिए जिनफू की सारी ज्वेलरी शॉप्स रेनोवेशन के नाम पर बंद करवा दो। बाहर योंगशु वाले इंसिडेंट की बात फैला देना और अंदर ही अंदर सारी ज्वेलरी पर सीक्रेटली नैनो रोबोट्स इंस्टॉल करवा देना। सुशिनिन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं और टियान ये सब हैंडल कर लेंगे। हनी, बस ध्यान रहे कि ये प्लान लीक ना हो। वूचैन ने प्यार से सुशिनिन के गले पर किस किया और बोला, मुझे भी शंघाई वापस जाना होगा। टाओ मैनिंग को पॉइजन देने वाली इंसिडेंट के बाद शियांग फैमिली पर और भी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। चलो छोटी बहन, चलो। 3 घंटे बाद शंघाई में शाओडी की फिल्म क्रू में काफी हसल चल रहा था। शाओडी एक्साइटमेंट से बोली, हम इतने दिनों से स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे, अब फाइनली कॉस्ट्यूम पहनकर एक्चुअल शूटिंग शुरू करने का टाइम आ गया। तभी वूचैन अचानक अंदर दौड़ती हुआ, शावी रुको। उसने तुरंत उसके आउटर ड्रेस पकड़ लिया और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे चेक करने लगा। शावी थोड़ी घबरा गई। मिस्टर वू, क्या हुआ? वूचैन ने ड्रेस को ध्यान से देखते हुए कहा, शावी, मैं नहीं चाहता तुम्हारा भी टाओ मैनिंग जैसा हाल हो, ठीक है? शावी इमोशनल होकर उसके पास है और उसे जोर से हक कर लिया। थैंक यू मिस्टर वू।
वू चैन ने समझा, तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाले हो, इसलिए हर छोटी बड़ी चीज में बहुत केयरफुल रहना। उसने खुद उसकी ड्रेस दोबारा ठीक से पहना दी। ये ड्रेस सेफ लग रही है, जाकर शूटिंग करो, मैं बाकी सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। प्रॉप्स इंस्पेक्ट करते वक्त वू चैन अचानक रुक गया, जैसे मुझे शक था ये छोटे नाइफ्स एक्टर के चेहरे को बुरी तरह इंजर्ड कर सकते हैं। गुइरुबो ने कहा, मिस्टर वू, पिछली बार स्क्रिप्ट लीक किसने की थी ये अभी तक पता नहीं चला। लगता है शियांग फैमिली का प्लांटेड मोल इसी मौके का फायदा उठा रहा था, हमें असली कल्प्रिट को ढूंढना ही होगा। वू चैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, शिंग फैमिली का असली बॉस अभी भी ओवरसीज है। उसने अभी तक खुद कोई मूव नहीं किया, उसका करंट मैनेजर 2 बार फेल हो चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। ज्यादा टेंशन मत लो, हम बस अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट रखनी है। फिर वू चैन की आंखों में एक तेज चमक आई, फिलहाल मोल को भूल जाओ, वो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट में और नए सीन्स ऐड करवाऊंगा, फिर देखते हैं वो क्या कॉपी करते हैं। अगर ज्यादा कॉपी करेंगे तो उनकी फिल्म कम और कॉपी ज्यादा लगने लगेगी। गुइरुबो हंस पड़ा, अगर वो 2 अलग अलग वर्जन बनाने लगे तो दूसरी मूवी अगले साल से पहले रिलीज ही नहीं हो पाएगी, तब तक हमारी मूवी तो कब की रिलीज हो चुकी होगी। वू चैन बोला, बिल्कुल, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चले और सीरीज टाइम पर रिलीज हो। हमारा खुद का स्टूडियो तो अगले साल से पहले रेडी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ पहले पूरी टीम को हांगकांग ले चलते हैं और इंडोर सीन्स वही शूट करते हैं। जितनी फास्ट शूटिंग होगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी सिस्टर पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट कर पाएगी। बॉस गु, ये काम मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इस बार तुम भी मेरे साथ हांगकांग चलो। गुइरुबो ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मिस्टर वू, हमें कब निकलना है? वू चैन बोला, कल ही चलते हैं। एक दिन बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम सबके सब निकम्मे हो, एक छोटी सी कंपनी तक हैंडल नहीं कर पाए। ये आदमी था शियांग फैमिली का बड़ा बेटा शियांग शाइनबाई। उसके पास खड़ा शियांग फैमिली का चौथा बेटा शुआंग योडोंग बोला, ब्रो इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद लेइयो ने उन्हें डरा दिया और वो हांगकांग भाग गए। शियांग आगे बोला, लेकिन क्या भाव शिनहुई उनकी हिफाजत कर पाएगा? मुझे याद है बचपन से ही भाव शियानहुई सेकंड सिस्टर पर फिदा था। ब्रो क्यों ना सेकंड सिस्टर को हांगकांग भेज देते हैं। इसी वक्त एक लंबी और खूबसूरत लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, हांगकांग जाओ ताकि फिर से भाव शियानहुई को परेशान करूं। तुम लोग अभी तक प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही हो क्या? ये थी शियान फैमिली की सेकंड में शियांग नैनमिन। उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा, वैसे वो वू नाम का आदमी क्या भाव शियानहुई और डिंगलोंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? फिर थोड़ा नाराज होकर बोली, ठीक है इस बार तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो वापस आकर सबका बुरा हाल करूंगी। उसी वक्त हांगकांग में वू चैन और भाव शियानहुई बात कर रहे थे। भाव शियानहुई बोला, मिस्टर वो आप कमाल के डायरेक्टर है, पिछले कई सालों में जितने भी डायरेक्टर्स देखे हैं उन सबसे कई ज्यादा प्रोफेशनल। उसने लॉलीपॉप का एक कश लिया और बोला, बस अफसोस इतना है कि हांगकांग का फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ डेवलपमेंट करना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर पैसा कमाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा हेजिटेंट हूँ। वू चैन हंसकर बोला, पैसे कमाने के तरीके कभी खत्म नहीं होते। अगर इस फिल्म में साथ काम नहीं हो तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। भाव शियानहुई की आंखें चमक उठी, मिस्टर वू कौन सा प्रोजेक्ट, जल्दी बताइए। तभी भाव शियानहुई का फोन बज उठा। दूसरी तरफ शियान नैनमिन थी। शियानहुई, तुमने तो कहा था शूटिंग खत्म होने के बाद किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगे, आजकल फिर से फिल्म लाइन में कैसे आ गए? भाव शियानहुई जल्दी से बोला, सेकंड सिस्टर, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं मिला। शियान नैनमिन ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कल मैं खुद आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे नए इरादे क्या हैं। फोन रखने के बाद भाव शियानहुई शर्मिंदा होकर वू चैन से बोला, सॉरी मिस्टर वू, लगता है आपकी शूटिंग में थोड़ी डिले हो जाएगी। वू चैन ने पूछा, क्या यह शियान फैमिली की सेकंड मिस थी? भाव शियानहुई का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर पुरानी यादें याद की। बचपन से लेकर आज तक वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। वू चैन हल्का सा मुस्कुरा दिया, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अगर मुसीबत सामने खड़ी हो तो उससे भागने से बेहतर है उसका सामना किया जाए। सामने वाले बॉस से सीधा डील करना पीछे छुपे हुए लोगों से लड़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है। वैसे भी इसलिए तो मैं हांगकांग में शूटिंग करने आया हूँ। भाव शियानहुई ने जल्दी से कहा, मिस्टर वू कुछ दिन के लिए शूटिंग रोक देते हैं, मैं पहले सेकंड सिस्टर को संभाल लेता हूँ। वू चैन ने सिर हिला दिया, शियानहुई दुश्मन खुद हमारे दरवाजे तक आ गया, आप कुछ चीजों से बचकर नहीं निकला जा सकता। भाव शियानहुई ने गहरी सांस लेकर कहा, सही कह रहे हैं, हर बार उससे बचने की कोशिश करूंगा तो उसके पास और ज्यादा बहाने मिल जाएंगे। चलो कल जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन वू चैन की शूटिंग में शियान नैनमिन भी आ पहुंची। वो हंसते हुए बोली, अरे मेरे छोटे शियानहुई, लगता है पिछली बार से थोड़ा ज्यादा मर्द बन गए हो। सबके सामने वो उसे छेड़ने लगी, वाह अब तो चेस्ट मसल भी आ गए, बुरा नहीं, चलो अपनी दीदी को दिखा जरा। हांगकांग में भाव शियानहुई किसी राजा की तरह घूमता था, लेकिन शियान नैनमिन को देखते हुए उसका कॉन्फिडेंस आधा रह गया। दूर खड़ी शावी चुपचाप दोनों को देख रहे थे। उसने मनी मन सोचा, क्या ये शियान फैमिली की सेकंड मिस है? लगता है यंग मास्टर भाव के काफी करीब है। तभी पुराने डायरेक्टर ने वॉकी टॉकी उठाकर जोर से चिल्लाया, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो, शूटिंग शुरू करते हैं, गॉसिप बंद। ये सुनते ही शावी एकदम घबरा गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, अरे मैं अपने रोल से ही बाहर आ गई। ये देखकर शियान नैनमिन उसके पास चलकर आई और बोली, लगता है तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी टूट जाता है, तुम सच में प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो भी।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ा और शावी के कोलोसल ट्विन टावर्स को दबाना शुरू कर दिया और कहा, मुझे देखने दो कि कौन सा पका हुआ है। शावी घबरा गई, वो हकलाई, मिशियांग। फिर उसने शावी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी है, मुझे तो किसी सीरियस सिनेमा से ज्यादा सिर्फ चीप पब्लिसिटी वाली फिल्म जैसी लगी। ये देखकर बाओ शियानुई के चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। माहौल का टेंशन महसूस करते ही वूचन आगे बढ़ा और बोला, सेकंड में शियांग, हमारी एक्ट्रेस बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना? शियांग नैनमिन ने तुरंत तीखे अंदाज में जवाब दिया, लगता है तुम्हारी मूवी हमारी मूवी से कम्पीट करने वाली है और तुम इन एवरेज एक्टर के भरोसे सेट पर घूम रहे हो। फिर उसने एक्टर्स के कॉस्ट्यूम की तरफ देखकर कहा, और ये कॉस्ट्यूम्स, इनकी क्वालिटी भी बहुत ऑर्डिनरी है। तुम्हारे पास खुद का फिल्म सिटी तक नहीं, शूटिंग के लिए इतनी दूर हांगकांग तक भागना पड़ रहा है, इसे तुम एम्बिशन कहते हो? मुझे तो लग रहा है मैं 1980 या 1990 के जमाने में आ गई हूँ। बाओ शियानुई ने धीरे से कहा, सेकंड सिस्टर, मेरे इंडोर शूटिंग लोकेशंस इतने बुरे भी नहीं है। वूचन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं शियानुई, मुझे लगता है सेकंड में शियांग की एडवाइस से हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर उसने मुड़कर आवाज लगाई, एनयुआंग, जरा बिहाइंड द सीन सेटअप में हेल्प करो। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉप्स का यूज भी ना करें, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की मदद से हम जो चाहे वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड में शियांग, चाहे एंशिएंट चाइनीज स्टाइल हो, हॉलीवुड स्टाइल हो या अरेबिक स्टाइल, हम सब क्रिएट कर सकते हैं। शियान नैनमिंग ने हल्का सा तंज मारते हुए कहा, ओ तो टेक्नोलॉजी के कुछ ट्रिक्स भी आते हैं तुम्हें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट स्टाइल में असली आर्टिस्टिक सोल नहीं आती। अब जब टेक्निकल साइड में उसे कोई कमी नहीं मिली तो उसने स्क्रिप्ट पर अटैक कर दिया। चलो ये सब छोड़ो, मुझे दिखाओ तुम लोग शूट क्या कर रहे हो। उसने स्क्रिप्ट देखते ही कहा, दुश्मन कैपिटल पर अटैक करते हैं, प्रिंसेस को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो प्रिंसेस अभी अभी प्रिजनर बनी हो वो इतनी साफ सुथरी कैसे लग सकती है? कपड़े बिल्कुल ठीक है, बाल भी परफेक्टली सेट है, मेकअप भी किया हुआ है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये सुनकर शावी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन वूचन ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेकंड में शियांग हमें इतना डिटेल में गाइड कर रही है, ध्यान से सुनते हैं। ये देखकर शियान नैनमिंग ने लाइटर निकाला और स्क्रिप्ट का एक कोना जला दिया। फिर बोली, ठीक है, अगर तुम लोग सच में सीखना चाहते हो तो मैं खुद दिखाती हूँ कि असली एक्टिंग कैसे करते हैं। यह कहकर उसने स्क्रिप्ट एक तरफ फेंक दी। उसने खुद ही अपने कपड़े और बाल थोड़े बिखरे, चेहरे पर थोड़ी काली सूत लगा दी और एक बेचारी सी एक्सप्रेशन बनाकर बोली, ये सिर्फ भागते वक्त की हालत है, लेकिन अगर कोई सच में प्रिजनर बन जाए तो उसकी मेंटल स्टेट और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उसकी जबरदस्त एक्टिंग देखकर शावी की आंखें चमक उठी। वो एडमिरेशन से शियांग नैनमिंग को देखने लगी। वूचन ने ताली बजाकर तारीफ की। सेकंड में शियांग, आप वाकई बहुत प्रोफेशनल है, आपकी एक्टिंग सच में टॉप क्लास है। डेमो खत्म करके शियांग नैनमिंग फिर अपने नॉर्मल अंदाज में आ गई। वो बोली, तुम लोगों को सिखाया जा सकता है, लगता है तुम लोग कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अब मुझे एक न्यूज आर्टिकल लिखना चाहिए। हेडलाइन होगी, शियान नैनमिंग खुद हांगकांग आई और नए डायरेक्टर वूचन को स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। वूचन ने माना कि उसकी स्किल अभी उनके लेवल तक नहीं है, कैसा रहेगा। ये सुनकर बिहाइंड द सीन्स शूट करने वाला लड़का बिल्कुल स्टन रह गया। शियान नैनमिंग ने ठंडे अंदाज में कहा, बाओ शियानुई, तुम और तुम्हारे ये दोस्त सच में बहुत बोरिंग हो। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले। उसके जाते ही वूचन चुप रहा, लेकिन बाओ शियानुई घबरा कर बोला, नहीं ब्रदर, वो क्या आप वाकई सेकंड सिस्टर को ऐसी न्यूज पब्लिश करने देंगे? आप यही रुकिए, मैं उनके पीछे जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये आर्टिकल पब्लिश ना करे। वूचन ने उसे रोक दिया, शियानुई, अभी सबसे जरूरी काम आग बुझाना है, और वैसे भी क्या ये वही पब्लिसिटी नहीं है जो सेकंड में शियांग शुरू से चाहती थी, उसे करने दो। बाओ शियानुई ने टेंशन में पूछा, लेकिन इससे हमारी मूवी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ना? वूचन ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मूवी रिलीज होने से पहले अगर इंटरनेट पर लोग हमें थोड़ा और क्रिटिसाइज कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक गैम्बल है, असली प्रॉब्लम तो उनकी साइड पर है। मनी मन वूचन ने सोचा, 1000 साल की रीइंकार्नेशन में मैं शियान नैनमिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी। उस वजह से उसके करीब रहना आसान नहीं था, लेकिन अब जब किस्मत के पहिए दोबारा घूमने लगे हैं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। एक और दिन बीत गया। फिल्म क्रू ने प्रिंसेस के कैप्चर होने वाला स्क्रीन कंप्लीट कर लिया था। प्रिंसेस के कपड़े, एक्सप्रेशन और पूरी बॉडी लैंग्वेज पहले से काफी रियलिस्टिक लग रही थी। शावी ने अपना रोल भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। उसके एक्सप्रेशन से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ काफी इम्प्रूव हो चुका था। ये सब देखकर शियान नैनमिंग ने हैरानी से कहा, ओ तुम लोगों ने वाकई मेरी बात मान ली। वूचन हंसकर बोला, बिल्कुल, जो अच्छी बात होती है उसे सीखना ही चाहिए। सेकंड में शियांग, हमारे लिए और कोई एडवाइस है? वूचन का एटीट्यूड देखकर शियान नैनमिंग थोड़ी हैरान रह गई। उसने मनी मन सोचा, कल मैंने न्यूज के थ्रू इसे सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। ये बाओ शियानुई और डिंगलोंग से कई ज्यादा मैच्योर लगता है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मेरी बात भी बड़े ध्यान से सुनता है। चलो एक और बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। शियान नैनमिंग शावी के पास गई और बोली, अगर मैं सीधी बात करूं तो मुझे लगता है कि इस सीन में आर्टिस्टिक फील की कमी है और प्लॉट भी हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच नहीं करता। अगर मुझे इसे डिजाइन करना होता तो मैं पहले एक ज्यादा लॉजिकल बैकग्राउंड सेट करती।
ये सब सुनते हुए वूचन मनी मन सोचने लगा, शियान नैनविंग बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में पली बड़ी है। शियान फैमिली एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों में टॉप लेवल पर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो रोल के अंदर बहुत आसानी से घुस जाती है, लेकिन उस रोल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैरेक्टर में इतनी डूब जाती है कि रियलिटी और एक्टिंग का फर्क भूल जाती है। तभी शियान नैनविंग ने पास रखी स्वॉर्ड उठा ली और बिना किसी वार्निंग के रिबेल का रोल कर रहे एक्टर की पीठ पर जोर से वार कर दिया। वो जोर से गरजे, प्रिंसेस की बेइज्जती हो चुकी है, उसका देश बर्बाद हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, अगर वो बदला ही ना ले तो फिर इस सब का क्या मतलब है। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, उसे बदले के रास्ते पर चलना होगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। प्रिंसेस का दिल और दिमाग दोनों टूट चुके हैं, उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। उस जमाने के हिसाब से उसकी किस्मत में सिर्फ मौत ही बची है। ये कहकर उसने तलवार अपनी गर्दन की तरफ उठा ली। जैसी वो खुद को मारने वाली थी, शावी डर के मारे जोर से चीख उठी। बाओ शियानोई भी दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागा। अरे सेकंड सिस्टर फिर से रोल में इतनी डूब गई, मुझे इसे रोकना होगा। वूचैन ने भी तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने मनी मन सोचा, अभी एक्टर को चोट पहुंचाई और अब खुद को भी मारने जा रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन सच में किसी की जान चली जाएगी। इसी पल वूचैन ने टाइम स्पेस रीइंकार्नेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। समय तुरंत पीछे चला गया, सब कुछ वापस उसी पल पर आ गया जब शियान नैनविंग बस रोल में घुसना शुरू ही कर रही थी। वो फिर से वही बात बोलने लगी, अगर मेरी सच्ची राय चाहो तो मुझे लगता है ये सीन कन्विंसिंग नहीं है और प्लॉट हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच ही नहीं करता। अगर डिजाइन करना है तो पहले। लेकिन इस बार उसके तलवार पकड़ने से पहले वूचैन तेजी से उसके पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बहुत ही प्यार भरी अंदाज में बोला, सेकंड मिस शियांग। साथ ही उसने एक हाथ से उसकी कमर को संभाला और दूसरी हाथ से उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। फिर मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है अगर हम आपके डिजाइन आइडियाज पर कहीं आराम से बैठकर धीरे धीरे डिस्कशन करें तो शायद और भी अच्छा रहेगा। ये देखकर शियान नैनविंग एकदम सन्न रह गए। वो बस वूचैन को देखती रह गई, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।